नमस्कार, मैं विराज आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस एजुकेशनल चैनल विराज सर बिहार बोर्ड पर। तो हम लोग सफलता सीरीज के थर्ड वीडियो लेक्चर को लेकर के आ चुके हैं, जिसमें आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा वन शॉट देखने वाले हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने वाले हैं, जिससे आप सभी बच्चों का प्रिपरेशन बहुत ही मजबूत हो पाए। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये वीडियो लेक्चर किन किन बच्चों के लिए काफी ज्यादा कारगर होगा, काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो बच्चे इसको देख सकते हैं जो पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रखे हैं, क्योंकि आने वाले 1.5-2 घंटे में आपका कंप्लीट रिवीजन बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। ठीक है, और इसको वो भी बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने पढ़ा तो है बट कुछ कुछ टॉपिक छूटा हुआ है, तो उनका भी बहुत शानदार फुलफिल होगा कि भाई अगर एक भी टॉपिक छूटा हुआ है तो उनका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ऐसे बच्चे जो अभी तक करंट इलेक्ट्रिसिटी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, वो भी इस लेक्चर को पूरे अच्छे से देख सकते हैं। देखिए, मैं आपको इतना जरूर कहूंगा कि आप उन बच्चों के जैसा तो नहीं बन पाओगे इस वन शॉट को देखने के बाद, जिन्होंने पूरा रेगुलर कोर्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है और अभी वन शॉट कर रहे हैं। बट वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, नहीं से अच्छा कुछ तो है। तो वही वाली बात होगी, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक ठीक ठाक नॉलेज आपको हो जाएगा, जिससे आपके एग्जामिनेशन में अगर ऑब्जेक्टिव्स आते हैं तो आप बना पाओगे, 2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी आप बना पाओगे। और 5 नंबर का रह गया बात, तो हम आप सभी बच्चों को बोले हैं कि हम एक ही लाइव लेंगे, 3-4 घंटे 5 घंटे जितने घंटे का हो, और उसमें चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 15 तक हर डेरिवेशन को करवा दिया जाएगा। तो आप उसको देख लोगे तो 5 नंबर के सवाल भी आपके जो है सो कंफर्म हो जाएंगे। हालांकि 5 मार्क्स वाले हमारे जो गेस होंगे उसी से 3 सवाल आपके टकरा जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। चलिए जी, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि हम लोग सफलता सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। सफलता सीरीज एक ऐसा सीरीज है जो अंत समय में आप सभी बच्चों के लिए काफी रामबाण साबित होने वाला है। आप सभी बच्चों के रिवीजन को लेकर के जो है आपका बेस्ट फ्रेंड बनने वाला है, क्योंकि सफलता सीरीज करने के बाद हम लोगों ने ठाना है कि 70 में 70 है ना, 70 में 70 लाना है। ठीक है, तो चलिए जी, सफलता सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में चल रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, हिंदी के हो चाहे इंग्लिश के हो, आप सभी जो है सो ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत शानदार आपका प्रिपरेशन जो है सफलता सीरीज को करने के बाद रहने वाला है। डेट एंड रूटीन है यहाँ पर, जैसा कि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को चैप्टर 3 का आपको मिल रहा है वन शॉट। 10 तारीख को 10 दिसंबर को चैप्टर 1 का अपलोड हो रखा है। 13 दिसंबर को चैप्टर 2 का अपलोड हो रखा है, और फिर 19 दिसंबर को चैप्टर 4 का आपको वन शॉट देखने को मिलेगा। तो आज आप जो है सो करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो। अगर आज नहीं पढ़ पाओ, अगर नहीं देख पाओ किसी रीजन से पूरा क्लास, तो कल देख लेना या परसों देख लेना, और उसके बाद जो है 4 तारीख को आपका चैप्टर 4 आएगा। बीच में 2 दिन का गैप दे रहा हूं ताकि आप अच्छे तरीके से पढ़ पाओ। फिर 22 दिसंबर को जो है सुबह चैप्टर 5 का आएगा। इसी तरीके से 21 जनवरी तक हम लोग जो है 15 चैप्टर का वन शॉट कर लेंगे, और इस तरीके से अपना सिलेबस लास्ट टर्म पर काफी एकदम शानदार तरीके से खत्म होगा, और हम लोग की जो प्रिपरेशन है, हम लोग की जर्नी जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होगी। ठीक है जी, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे करंट के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? सबसे पहले हम लोग करंट के बारे में। तो आइए समझना स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार ये जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो विद्युत धारा है, ये होता क्या है। सबसे पहले इसी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखो, अगर ये कोई कंडक्टर है, अगर ये अपने पास कोई चालक है, और इस चालक, अगर ये अपने पास चालक है, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बहुत सारे क्या होंगे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मौजूद होंगे। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होंगे। ये बैटरी है, इसका ये प्लस टर्मिनल है, और ये क्या है, माइनस टर्मिनल। मान लीजिए कि इसका वोल्टेज कितना है, V है। जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करेंगे, वैसे ही क्या होगा, ये आ जाएगा हायर पोटेंशियल पर, क्योंकि प्लस से कनेक्ट है, और ये आ जाएगा लोअर पोटेंशियल पर। तो आप सभी बच्चों को पता है कि प्लस से माइनस की तरफ एक फील्ड बनता है, जिसका नाम देते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो आप सभी बच्चों को पता है कि पूरे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देंगे कुछ वेलोसिटी से, और उस वेलोसिटी का नाम क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। खैर, हम लोगों को क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट कर देगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट क्यों किया? इलेक्ट्रॉन चलना स्टार्ट क्यों किया? क्योंकि हम लोगों ने लगाया पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी लगाया हम लोगों ने।
जैसे ही बैटरी लगाया कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चला, इलेक्ट्रॉन चला इसका मतलब आवेशित कण चला, और आवेशित कण चला इसका मतलब है कि आवेश चला। और एक बात बताओ बाबू, जब आप जो पढ़े होंगे कि जब आवेश का प्रवाह होता है तो क्या बनता है, विद्युत धारा। तो यहाँ पर भी विद्युत धारा बनने लगेगा जो कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और ये अपने पास हम लोग को क्या मिलने लगेगा, करंट मिलने लगेगा। ये हम लोग को क्या मिलेगा, करंट। डिफाइंड कैसे करेंगे, मान लीजिए कि इस पूरे कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया ए से, है ना, टी टाइम में जो है, टी टाइम में जो है तो क्यू चार्ज का फ्लो हो रहा है। तो यूनिट टाइम में कितना होगा, एकांक समय में कितना होगा, क्यू बाय टी होगा। तो एकांक समय में जो आवेश का प्रवाह होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत धारा। मतलब हम बोल सकते हैं अपने पास जो ये है यही करंट है आई, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाय टी के। तो आई बराबर क्या होगा, क्यू बाय टी। तो जो एक बेसिक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक करंट का वो क्या आ गया, चार्ज अपॉन टाइम आ गया। ठीक है, क्या आ गया अपने पास, चार्ज अपॉन टाइम आ गया। तो आप क्या बोल सकते हैं, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले, है ना, प्रवाहित होने वाले आवेश के दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट, आई होप सो आप सही बच्चों को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से, है ना। अब यहाँ पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पर जो है सो डेफिनेशन लिखा हुआ है। आइए डेफिनेशन को हम लोग देखते हैं और समझने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं कि क्या क्या जो है बातें यहाँ पर मेंशन है, क्या क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। बोल रहा है किसी चालक से आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। कोई अपने पास अगर चालक है तो इससे जो आवेश प्रवाह का दर होगा, ठीक है, इससे जो अपने पास चार्ज के फ्लो का जो रेट होगा वही क्या कहलाएगा, करंट कहलाएगा। ठीक है ना, वही बोल रहा है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक दूसरा डेफिनेशन भी लिखा गया है, क्या लिखा है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक समय में, है ना, एकांक समय में प्रवाहित होने वाले आवेश के मान को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और एकांक समय में कैसे निकालिएगा, मान लीजिए टी समय में अगर क्यू है तो एकांक समय में तो मतलब टी से भाग दे देंगे, तो अपने पास यही क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। आ गया अपने पास इलेक्ट्रिक करंट का भी ये अपने पास फॉर्मूला जो बेसिक है, जो क्लास 10th में आप लोगों ने देखा होगा, वही बोल रहा है इलेक्ट्रिक करंट इज द वैल्यू ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन यूनिट टाइम थ्रू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर डी क्यू बाय डी टी पर है हम लोग, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी पर है, वो कहां से आया। तो देखो विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है एवरेज और एक होता है इंस्टेंटेनियस। एक होता है औसत विद्युत धारा और एक अपने पास क्या होता है, तात्क्षणिक विद्युत धारा। क्या होता है, तात्क्षणिक विद्युत धारा। औसत कैसे हम लोग लिखते हैं, तो एवरेज करंट को हम लोग लिखते हैं ऐसे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी करके। इसमें टाइम इंटरवल ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है, टाइम इंटरवल ज्यादा। और इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज होता है। तो एवरेज करंट को हम लोग लिख सकते हैं, एवरेज करंट को हम लोग लिख सकते हैं क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल अपॉन में टी फाइनल माइनस में क्या, तो टी इनिशियल हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब है तात्क्षणिक विद्युत धारा, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या है, तात्क्षणिक विद्युत धारा है, इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है। अब इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है ना, सवाल है कि जो इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट है ये क्या होता है। तो देखो बाबू, इसमें जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी जो है काफी शॉर्ट हो जाता है, लगभग जीरो के बराबर। मतलब ये रिप्लेस हो जाएगा किससे, ये रिप्लेस हो जाएगा dt से। और टाइम इंटरवल अगर छोटा है तो जो अपने पास चार्ज फ्लो हो रहा होगा वो भी बहुत कम हो रहा होगा। तो इंस्टेंटेनियस करंट को हम लोग जो है, इंस्टेंटेनियस करंट को जो है हम लोग क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे डी क्यू बाय डी टी, इस तरीके से। ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग क्या करेंगे, राइट करेंगे। तो ये एवरेज करंट है, ये इंस्टेंटेनियस, ये एवरेज और ये क्या है, इंस्टेंटेनियस है। तो आई होप सो आप सभी बच्चों को जो है इंस्टेंटेनियस और एवरेज करंट जो है अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अगर एक शब्दों में, है ना, अंतर दिखाना हो कि औसत धारा क्या होता है और तात्क्षणिक धारा क्या होता है, तो आप बोल सकते हैं जिसमें समय का अंतराल हो, जिसमें समय का अंतर अच्छा खासा हो, उसे औसत विद्युत धारा कहेंगे। और जिसमें समय अंतराल बहुत कम हो, लगभग जीरो के बराबर हो, जिसको हम आप ये कह सकते हैं कि डिफाइंड नहीं कर सकते हैं, इतना स्मॉल टाइम इंटरवल हो, उसको हम लोग जो है तात्क्षणिक विद्युत धारा कहेंगे। एक और तरीके से इसको डिफाइंड कर सकते हैं, अगर करंट फ्लो हुआ 10 सेकंड तक, तो 0 से 10 सेकंड के बीच करंट पूछेगा तो एवरेज है। और अगर 5 सेकंड पर पूछे, है ना, अगर अपने पास 5.5 सेकंड पर पूछ दे तब ये इंस्टेंटेनियस है। 4 सेकंड पर पूछ दे, 3 सेकंड पर, मतलब एट अ टाइम,
है ना। अब बिटवीन द टाइम, एट अ टाइम, बिटवीन द टाइम, बिटवीन तो एवरेज, एट मतलब क्या अपने पास, तो एट मतलब इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इसी इंस्टेंट पर। अब है विद्युत धारा का दिशा, नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा का दिशा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, आइए जी समझते हैं। विद्युत धारा का दिशा जो है बहुत प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई एगो याद कर लीजिए, कोई एगो समझ लीजिए, काम बन जाएगा। विद्युत धारा की दिशा धनावेश के प्रवाह के दिशा में होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब आ जाओ इस डायग्राम पर, देखो कि ध्यान से अगर आप सभी, तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो पॉजिटिव आयंस होंगे तो किधर चल रहे होंगे, इधर, और इलेक्ट्रिक करंट भी इधर ही चल रहा है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जिधर फ्लो करेगा उधर ही क्या होगा, करंट का डायरेक्शन होगा। दूसरा, विद्युत धारा की दिशा ऋणावेश प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द नेगेटिव चार्ज फ्लो। अब देखो ध्यान से कि इलेक्ट्रॉन चल रहा है किधर, इधर चल रहा है, करंट चल रहा है इधर, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो है जिधर चल रहे हैं, क्या उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट चल रहे हैं, हाँ जी सर चल रहे हैं, तो आप ये भी बोल सकते हो। उसके बाद देखो और भी तरीके हैं विद्युत धारा के दिशा को ज्ञात करने के। विद्युत धारा की दिशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है, प्लस से माइनस की तरफ है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ है। विद्युत धारा की दिशा जो है विद्युत क्षेत्र के दिशा में होती है। विद्युत क्षेत्र कैसे है, ऐसे, और इलेक्ट्रिक करंट भी कैसे है, ऐसे, मतलब विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक करंट जो है दोनों एकदम कसम खाया है ना, वादे कसमें दोनों साथ में खाए हैं कि हम दोनों साथ साथ हैं, तुम जिधर उधर मैं, और जिधर मैं उधर तुम। तो हम तो कहेंगे कोई एक याद कर लो, आप इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ही याद कर लो। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ बनता है, ठीक है जी। चलिए अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ बातें हैं, आप जानते हैं ना, ये करंट अगर है, करंट अगर अपने पास है, इलेक्ट्रिक करंट अगर अपने पास है, तो आई बराबर आप जानते हैं कि क्या होता है फॉर्मूला, आई बराबर क्यू बाय टी। तो आई बराबर क्यू बाय टी है, तो कुछ ना कुछ एम्पियर में वैल्यू मिलता है, जैसे कि एग्जांपल की अगर हम बात करें तो 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, है ना, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर करंट कुछ मिलता है। इसका डायरेक्शन भी अभी पढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के डायरेक्शन में होगा। मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और इसके पास जो है डायरेक्शन भी है। फिर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट क्या है बाबू, एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो नहीं करता है। अगर आप देखोगे ध्यान से, यहां से आ रहा है 2 एम्पियर का करंट, ठीक है, और यहां से आ रहा है लेटर सपोज मान लीजिए कि 5 एम्पियर का करंट, तो यहां से कितना पास करेगा, सब बोलोगे 7 एम्पियर। अगर मान लो कि इधर से आ रहा है 2 एम्पियर और इधर से आ रहा है कितना 5 एम्पियर, तो अब बताओ इधर से कितना पास करेगा, 7 एम्पियर ही। इधर से आ रहा है अपने पास 2 एम्पियर का करंट, अब बताओ इधर से आ रहा है 5 एम्पियर का करंट, अब बताओ इधर से कितना पास करेगा, अभी भी बोलोगे कितना, 7। मतलब एंगल चेंज होने से इसके रिजल्टेंट का आंसर नहीं बदल रहा है। मतलब ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है जो हम लोग पढ़ रखे हैं, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर ही नहीं रहा है। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि इनके पास मैग्नीट्यूड तो है, डायरेक्शन भी है, बट लक्षण जो है वो नहीं है किसका, वेक्टर का। ये वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को ही फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए है ना, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। हालांकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वास्तव में टेंसर क्वांटिटी है। क्या है? टेंसर क्वांटिटी है ना, टेंसर क्वांटिटी है। लेकिन फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी जो है हम लोग इसको स्केलर के फॉर्मेट में रखते हैं, क्योंकि टेंसर के बारे में, टेंसर के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है। एक प्रदिश राशि है, एक ऐसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, बट वो वेक्टर अलजेब्रा की लॉ को फॉलो नहीं करता है, उसको हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। बट है टेंसर, बट इसको हम कंसीडर किसमें करेंगे, इसको हम स्केलर में ही अभी कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर आज के बाद कोई पूछे कि बताओ इलेक्ट्रिक करंट कौन सा क्वांटिटी है, तो क्या बोलोगे कि मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो वेक्टर हो जाएगा? नहीं, ये एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वेक्टर अलजेब्रा के लॉ को फॉलो नहीं करता है। वही बात यहां बोल रहा है, विद्युत धारा के मापन में परिमाण एवं दिशा दोनों होता है, फिर भी यह अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिश बीजगणित के नियम का पालन नहीं करता है। अब है विद्युत धारा के मात्रक एवं बीमा, विद्युत धारा के मात्रक एवं बीमा। आइए इन चीजों को भी हम लोग क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट से ये। सबसे पहले तो इसके मात्रक क्या होंगे, जैसे एसआई यूनिट की ही बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा चलने वाला कौन सा यूनिट है? एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, आई बराबर है क्यू बाई टी, मतलब कूलम पर, है ना, कूलम पर सेकेंड।
और एक बात बताए, कूलम पर सेकंड को ही प्यार से हम लोग जो है सो एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको ही एम्पियर कहते हैं। ठीक है, डायमेंशन क्या होगा इसका? ठीक है, अगर बात करें कि इसका भाई बीमा क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, तो डायमेंशन बड़ा ही सिंपल है दोस्तों। ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये एक जो है तो मूल राशि है। तो इसका बीमा क्या हो जाएगा? इसका बीमा आई हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वो जो 7 पढ़े थे ना फंडामेंटल क्वांटिटी, उसी में से एक है ना ये। तो इसके डायमेंशंस क्या हो जाएंगे? आई हो जाएंगे, या फिर इसके डायमेंशन ए हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एक एम्पियर। अब एक एम्पियर क्या होगा? तो देखो ध्यान से, इधर आई है, इधर अपने पास क्या है? क्यू बाई टी। इधर अगर एक एम्पियर चाहिए आपको तो कितना इधर होना पड़ेगा? 1 कूलम, और इधर पे कितना? 1 सेकंड। मतलब 1 एम्पियर किसके बराबर है? ये बराबर है 1 कूलम पर सेकंड के। मतलब अगर किसी चालक के क्रॉस सेक्शनल एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो जो विद्युत धारा होता है उसी को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। वही लिखा है कि यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से 1 सेकंड में 1 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है, तो प्राप्त विद्युत धारा के मान को 1 एम्पियर कहा जाता है। इफ अ कूलम चार्ज फ्लो, अ कूलम मतलब 1 कूलम है ना, फ्लो in 1 second from the area of cross sectional section of a conductor, the current received is called 1 ampere है ना, 1 ampere। ठीक है, चलिए अब समझते हैं धारा घनत्व को। अब किससे समझते हैं? अब किसको समझते हैं? धारा घनत्व को। देखिए धारा घनत्व जो है एक सदिश राशि है। धारा घनत्व क्या है बाबू लोग? एक सदिश राशि है जिसकी दिशा विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा में ही होती है। जिसकी दिशा जो है कहाँ होती है? विद्युत धारा के प्रवाह के दिशा में ही होती है। अब सवाल ये है कि धारा घनत्व होता क्या है सर जी? तो धारा घनत्व की अगर हम बात करें, मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है, तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर इसको बना रहे हैं है ना, तो इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कुछ ना कुछ जो है करंट फ्लो हो रहे होंगे, कुछ ना कुछ क्या हो रहे होंगे? फ्लो, करंट फ्लो हो रहे होंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ अगर करंट इससे फ्लो हो रहा है तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर ये एरिया ए है, मान लो लेट अस सपोज, तो क्या बोलेंगे? ए एरिया से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई फ्लो हो रहा है। तो यूनिट एरिया से कितना होगा? यूनिट एरिया से जो है आई बाय ए होगा। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से एकांक है ना, एकांक क्षेत्रफल से जो धारा का प्रवाह होता है उसी को बोलते हैं जे। जे बोले तो धारा घनत्व, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी बराबर क्या हो गया? आई बाय ए हो गया। क्या हो गया बाबू लोग? आई बाय ए हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आ गया किसका? करंट डेंसिटी का। अब देखो ये एक वेक्टर है, ये क्या है? एक वेक्टर है। तो जे वेक्टर को अगर लिखे तो वेक्टर बराबर क्या होता है? मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अपॉन डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हो जाएगा? आई। ठीक है, अपने पास आई बाय ए, और डायरेक्शन के लिए ऐसे हम लोग एन कैप लगाते हैं। और ये एन कैप क्या होता है सर जी? आपको हम समझाते हैं। तो एन कैप है डायरेक्शन ऑफ, एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। ठीक है, एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी है ना, डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। अब सबसे बड़ा जो सवाल है कि ये डायरेक्शन कैसे निकाले? तो ये डायरेक्शन सेम वही होगा जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। ये डायरेक्शन सेम वही होगा जो किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। तो करंट का डायरेक्शन अपने पास ये है, तो एन कैप का डायरेक्शन भी इधर पे ही हो जाएगा। तो करंट डेंसिटी किसके बराबर है? धारा बट्टा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, करंट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। करंट अपॉन क्या? क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं? आगे की तरफ बढ़ते हैं है ना, और यहाँ पर कुछ कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि समझना बेहद जरूरी है। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है जिससे आई करंट का फ्लो हो रहा है ना, अगर ये सिंपल हुआ लाइक दिस, जैसा कि यहां पर था, तो करंट डेंसिटी को तो आई बाय ए लिखते हैं। लेकिन अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसे हो जाए, ठीक है, और करंट ऐसे फ्लो हो जाए, तब क्या होगा? तो हमको वैसा कंपोनेंट एरिया का चाहिए जो करंट के साथ है। ठीक है, तो देखो अपने पास अभी कितना आएगा इसका, तो अपने पास जो एरिया वेक्टर है एन कैप, वो इधर, इसका 2 कंपोनेंट, एक ए कॉस थीटा, एक ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा करंट के साथ है, बस एरिया कौन सा लिख देंगे? तो एरिया जो है यहाँ जे बराबर आई, और एरिया लिखेंगे करंट के साथ वाला, तो ए कॉस थीटा निकला, तो ए कॉस थीटा। तो आई बराबर क्या? जे ए कॉस थीटा है ना। तो यहाँ से आप जो है, यहाँ से जो है ए बी कॉस थीटा को क्या लिखते हैं? अगर ए और बी वेक्टर है तो उसको ए डॉट बी लिखते हैं। तो जे ए कॉस थीटा को क्या लिखिएगा? जे डॉट ए। अब देखो करंट जो है, अब देखो करंट जो है वो अपने पास करंट डेंसिटी और एरिया वेक्टर के डॉट के बराबर है। मतलब यहां से प्रूव होता है कि जो अपने पास इलेक्ट्रिक करंट है ये कौन सा क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो लो भाई प्रूव भी हो गया कि इलेक्ट्रिक करंट एक कौन सा राशि है? एक अदिश राशि है ना, एक स्केलर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट। ये अब प्रूव भी हो चुका है। ठीक है,
तो आई बराबर अपने पास फॉर्मूला ये आ गया। अच्छा, अगर मान लीजिए क्रॉस सेक्शनल एरिया यूनिफॉर्म ना हुआ, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसमें फेर बदल होते रहे, यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं, है ना। सिंपल जो है एरिया के एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसको डीए बोलते हैं, ये आई बराबर जे डॉट डी आ जाएगा। हालांकि आप बिहार बोर्ड की बात करें या फिर अदर बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं और अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल पर ये चीजें आपका आ जाता है ना। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बहुत पूछेगा कि धारा घनत्व का अपने पास जो है परिभाषा क्या है, तो आपको ये लिख करके ये फॉर्मूला लिख देना है। और बहुत पूछेगा इसका मात्रक क्या होता है, तो ये सदिश राशि है आपको पता है, और मात्रक क्या होगा तो आई बाई ए है, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और बीमा क्या हो जाएगा तो आई का आई, और नीचे एरिया है तो एल पावर 2 ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। एक बड़ा ही अच्छा सा क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सभी बच्चे जो है सो देखिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, और क्वेश्चन क्या है देखिए, अपने पास कोई इस तरीके से कोई कंडक्टर है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है जो कि ज्यादा है, और यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है जो कि क्या है कम है। तो कहां पर करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, तो एरिया जहां का कम होगा वहां पर डेंसिटी हाई होगा, जहां ज्यादा वहां पर अपने पास कम होगा। तो जेपी देखो पी क्यू, तो जेपी है ना इज लेस देन जे क्यू, ठीक है। तो ये बातें भी आप सभी बच्चों को पता होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये लिखा जो गया है, ये पेज जो है ना पुराना हम यूज किए हैं, वहां पर हम समझा रहे थे कि एक कूलम में कितना ईएसयू भी होगा, क्योंकि कुछ बच्चे डाउट पूछ दिए थे, ठीक है। चलिए अब समझते हैं अपवाह वेग को, संवहन वेग को। और यहां तक आप सभी बच्चों को मजा आ रहा है ना। देखो थोड़ा सा जो है वन शॉट आपको बोरिंग लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि मैं आपके वक्त को बचा रहा हूं, मैं आपके समय को एकदम बचा रहा हूं, उतनी ही कदर कर रहा हूं जितनी आप कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं लाइव जब लेता हूं तो आप लोग को मिर्च मसाला दे करके पढ़ाता हूं, ठीक है, एकदम हंसाते खिलाते आप लोग को रिफ्रेश करके पढ़ाता हूं। बट वन शॉट है ये, और मैं चाहता हूं कि आप सभी बच्चे जो है कम टाइम में पूरे चैप्टर्स का रिवीजन जो है बहुत शानदार कर ले। इसीलिए थोड़ा सा जो है मैं सीरियस हूं, और मेरा सीरियस फेस जो है आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, हम जानते हैं, ठीक है। और एक और भी रीजन है जिसकी वजह से आज थोड़ा सा सीरियस है ना, क्योंकि कल जो है देर रात हमने एक मित्र को खो दिया अपने, ठीक है। वो नहीं रहे अब हम लोगों के बीच, ठीक है। तो उसका भी असर जो है थोड़ा बहुत है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से लेट मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। हो सकता है कि 9 या 10 बज जाए रात आप तक ये वीडियो पहुंचने में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, है ना। अब हम लोग जो है सो आ जाते हैं टॉपिक पर। आप सब इतना समझिएगा कि आपके विराज भी आपको हंसा के इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं इसमें, ठीक है, और ज्यादा आपका टाइम इसलिए नहीं बर्बाद कर रहे हैं, और आपसे बातचीत इसलिए नहीं कर रहे हैं ताकि कम समय में आपको ज्यादा देना चाहते हैं ये, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अपवाह वेग, संवहन वेग, आप सभी को पता है कि अगर कंडक्टर अगर ये है, अगर ये अपने पास क्या है बाबू लोग, कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर है, और अगर इसके सिरों के मध्य हम लोगों ने जो है सो विद्युत क्षेत्र लगा दिया, क्या लगा दिया विद्युत क्षेत्र, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर क्या लगा दो माइनस लगा दो, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र बनेगा कैसे, इधर की तरफ बनेगा। अगर मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इधर की तरफ चलेगा वीडी स्पीड से, है ना, अपवाह वेग से, ठीक है, और करंट फ्लो होगा इधर की तरफ। तो जैसे ही आप जो है तो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो चालक के सिरों के मध्य, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में कुछ वेग से चलने लगता है, और वही वेग क्या कहलाता है, वही कहलाता है अपवाह वेग या फिर संवहन वेग कहते हैं। तो वीडी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वीडी को है ना हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाई एम, ठीक है। क्या लिख सकते हैं फॉर्मूला इसका, ई टाउ बाई एम। अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें तो यहाँ पर माइनस लगाते हैं, और सिर्फ अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो ई टाउ बाई क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं, ठीक है। ई टाउ बाई क्या लिख देते हैं बाबू लोग, एम लिख देते हैं। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है। तो अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आपसे पूछता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या पूछता है फॉर्मूला, अगर आप बच्चों से पूछता है तो आपको बस फॉर्मूला लिख देना है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला क्या लिखोगे, जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर आरोपित किया जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में जिस वेग से चलना स्टार्ट करते हैं उसको, उस वेग को हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। When applied a potential difference across the conductor, the velocity at which the free electrons moves in the opposite direction to the electric field is called the drift velocity. It is denoted by Vd, and Vd is written as E tau by m. ठीक है, इतना तक क्लियर है क्या। अब देखो आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। अब विश्रांति काल है, क्या है, अब विश्रांति काल है, रिलैक्सेशन टाइम। अब देखोगे अगर इस फॉर्मूले को ठीक से, तो ई है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और कैपिटल ई जो है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपिटल ई जो है अपने पास बाबू लोग ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एम जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। लेकिन जो टाउ है ये क्या है, तो टाउ को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, इसी टाउ को हम लोग क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। विश्रांति काल ये होता क्या है, मान लीजिए दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अगर ये आमने सामने से टकरा जाए
तब जो इनको टकराने में टाइम लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाउ कहते हैं। और टाउ इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। ठीक है, तो दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों के बीच प्रभावी टक्कर। अब ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी आ रहा है, एक ऐसी जाके टकरा गया, आमने सामने की टक्कर होनी चाहिए, इफेक्टिव कोलिजन होनी चाहिए। प्रभावी टक्कर में लगे समय को विश्रांति काल कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। द टाइम टेकन फॉर effective collision between two consecutive electron is called relaxation time. It is noted by tau, है ना, it is noted by tau। और आज जो है प्लेलिस्ट वगैरह सारा चीज हम बना देंगे। कई बच्चे मैसेज किए, हम कल ही बनाने वाले थे, लेकिन ठीक है ना, मन थोड़ा सा अशांत हो चुका था मेरा, ठीक है, अब ये भी है। तो मैं आप सभी बच्चों के लिए प्लेलिस्ट जो है सो आज रात देर रात तक मैं बना दूंगा, ठीक है। तो ये टाउ आपको समझ में आ गया। जब दो इलेक्ट्रॉन आमने सामने से टकराएंगे तब उनके बीच जो प्रभावी टक्कर में समय लगेगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो उसको कहेंगे हम लोग, है ना, रिलैक्सेशन टाइम, उसको कहेंगे हम लोग विश्रांति काल। क्या कहेंगे, विश्रांति काल कहेंगे। नेक्स्ट है ना, मोबिलिटी। अब क्या है, मोबिलिटी है। अब मोबिलिटी क्या होता है, म्यू से दिखाते हैं। मोबाइल शब्द से बना है मोबिलिटी। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है, कंडक्टर के अंदर कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है। तो कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो वो किस तरीके से चल रहे हैं, कितने आसानी से चल रहे हैं, कितने फ्रीली मूव कर रहे हैं, कितने सुगमता से वो चल पा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी कहलाता है अपने पास मोबिलिटी। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है भाई लोग, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो कहलाता है मोबिलिटी, है ना। वो प्रॉपर्टी क्या कहलाता है, वो कहलाता है मोबिलिटी। और मोबिलिटी मैथमेटिकली डिफाइंड होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोल सकते हैं, अपवाह वेग एवं विद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। और इसे किससे दिखाते हैं, तो म्यू से, है ना, दिखाते हैं, सूचित किया जाता है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, इट इज नोटेड बाय म्यू। इसका दूसरा फार्मूला क्या हो सकता है, तो दूसरा फार्मूला हो सकता है म्यू इज इक्वल टू देखो वीडी को क्या लिखेंगे, ई टाउ बाय एम लिखेंगे। अपॉन में क्या लिख देंगे, यहाँ से ई से ई कट जाएगा, तो म्यू बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, ई टाउ बाय एम आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, ई टाउ बाय एम आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। हालांकि इस फार्मूले की नीड नहीं है, ये फार्मूला जो है आपका काम आ जाएगा, ठीक है। और ये फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप जो है ज्यादा बेटर तरीके से जो है सो दिमाग में रखिएगा, क्योंकि अच्छा होगा, ठीक है। चलिए जी, अब आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध। विद्युत धारा एवं अपवाह वेग में संबंध। अब विद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध क्या होता है, तो आपको पता है I बराबर NEAVD होता है, ठीक है। I बराबर NEAVD होता है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला जो है प्रूफ कैसे करें, तो देखिए आप जो है सो इन चीजों को आप पढ़े होंगे, 2 नंबर वाला मैंने सीरीज करवाया उसमें। अगर नहीं पढ़े हैं आप में से कोई बच्चे तो लिखिएगा, क्लास 12 चैप्टर 3 कंप्लीट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बाय विराज सर, वो आ जाएगा। या फिर आप प्लेलिस्ट में, प्लेलिस्ट तो नहीं है, वीडियो वाले सेक्शन में और लाइव वाले सेक्शन में जाकर के ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाएगा। अगर 2 नंबर के सारे सवाल आप एक साथ करंट इलेक्ट्रिसिटी के पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट, है ना, कंप्लीट चैप्टर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लीजिए। और कंप्लीट ऑब्जेक्टिव अगर पढ़ना चाहते हैं तो कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए, ठीक है। 3 चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट सब्जेक्टिव हम करवा रखे हैं। और कल जो है चैप्टर 4 का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हम करवाएंगे। 15 चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव, कंप्लीट सब्जेक्टिव हम करवाएंगे। एक चैप्टर का एक ही ऑब्जेक्टिव का वीडियो है, एक चैप्टर का एक ही सब्जेक्टिव का क्या है, वीडियो है, और एक ही 1 शॉट है ना। और अपने पास जो है समरी भी एक ही आएगा। तो ये नहीं कि टॉप 35 भी आए, टॉप 50 भी आए, पूरे किताब से ये क्वेश्चन, पूरे उससे ये क्वेश्चन। हाँ ठीक है, रिवीजन के पर्पज से कभी कभी हम बना दिया करेंगे ऐसा वीडियो, लाइव आ जाया करेंगे, बट वो सब एट द एंड ऑफ द डे, है ना, वो सब व्यूज का खेला है, ठीक है, स्टूडेंट के फ्यूचर, और उसमें उस वीडियो में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ और एक सीरीज एक तरीके से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो करंट I बराबर क्या होता है, Q/T। अब सवाल ये है कि Q कैसे निकाले, है ना। तो मान लो कि कोई कंडक्टर है, मान लो कि अपने पास क्या है, कोई एक चालक है ना, उसके एकांक आयतन में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या वो n है, तो पूरे आयतन में कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ठीक है। तो पूरे आयतन में जो है, अच्छा इसको Q को पहले लिख दो क्या, NE/T, तो I बराबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या n कैसे निकाले, तो एकांक में मान लिया कितना, स्मॉल n, पूरा आयतन में कितना होगा, NaL हो जाएगा, इनटू में E अब बट्टा T। अब देखो तो अगर मान लो, है ना, कि कोई चालक में एक सिरे से दूसरे सिरे तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो कुछ टाइम लगेगा। अब उस टाइम को निकाले कैसे, तो टाइम बराबर क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा अपने पास डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किसके बराबर, चालक की लंबाई के बराबर, बट्टा स्पीड, स्पीड ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, तो L/VD लिख सकते हैं इसको, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, L/VD, L से L कट जाएगा,
तो आई बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, आई बराबर आ जाएगा, देखो ना सिंपल है ना, एन, ठीक है, ई और ए को बाद में लिख दो और वी डी ऊपर जाएगा, तो एन ई ए वी डी अपने पास आ गया। तो ये फॉर्मूला हम प्रूफ कर सकते हैं इस तरीके से। बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। जहां पर एन जो है ये क्या है, तो एन है चालक के, है ना, एन क्या है, चालक के एकांक आयतन में, ठीक है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, एन इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं है, चालक के एकांक आयतन में क्या है बाबू लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको इन चीजों को क्या करके रखना है, याद करके रखना है। चलिए नेक्स्ट, है ना, अब है धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध। अब क्या है, धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में संबंध है, रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो आई बराबर, है ना, वी नो दैट, ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं एन ई ए वी डी होता है, ठीक है ना, कितना होता है हम जानते हैं कि आई बराबर क्या होता है, एन ई वी डी। अब दोनों तरफ एरिया से भाग दे तो आई बाई ए, ठीक है, इधर पे क्या होगा, एन ई ए वी डी, अब बट्टा ए, दोनों तरफ ए से हमने भाग लगा दिया, इस ए से ए कट जाएगा, आई बाई ए कौन सी, करंट डेंसिटी, और यहाँ एन ई, ठीक है, और सिंपल क्या बच जाएगा, वी डी। ये रिलेशन आ गया किसमें, तो ये रिलेशन आ गया धारा घनत्व एवं अपवाह वेग में। तो अब देखो ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये भी अपने पास 2 मार्क्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब है ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ क्या है, अब ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, अगेन अपने पास क्या है, कोई एक कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस लेटर सपोज कितना है, वी है, ठीक है, ये माइनस होगा, ये प्लस, क्योंकि करंट इधर से इधर जा रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, नियत ताप पर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों, क्योंकि रेसिस्टेंस का फैक्टर इसमें आएगा और टेम्परेचर बदलता है तो रेसिस्टेंस भी बदल जाता है, ठीक है, इसीलिए हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और वी कैन से V इज इक्वल टू, है ना, यहाँ से देखो बराबर आएगा तो एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, जिसको R बोलते हैं, और R इज नोन एज रेसिस्टेंस, आप सभी को पता है। तो V बराबर क्या लिखेंगे, IR, ठीक है, क्या लिखेंगे, IR। हालांकि ये ओम्स लॉ है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, ये है अपने पास ओम्स लॉ। तो सर ये क्या है, तो ये है अपने पास ओम्स फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है, ओम्स फॉर्मूला। क्यों सर, क्योंकि देखिए ना क्या बोल रहा है नियम, नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उस चालक से प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है, बराबर होता है, थोड़ी बोल रहा है कि नियत ताप पर किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर जो है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा प्रतिरोध के बराबर होता है। नहीं ना, यहाँ पर आर क्या है, तो आर जो है ये है रेसिस्टेंस, ठीक है, आर क्या है, आर जो है ये है रेसिस्टेंस, ये है प्रतिरोध, है ना, और प्रतिरोध क्या होता है, तो ये एक ऐसा गुण होता है किसी चालक का, ये एक ऐसा गुण होता है किसी भी चालक का जो उससे प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का क्या करता है, विरोध करता है। क्या करता है भाई लोग, विरोध करता है, ठीक है, यहां तक सारी बातें क्लियर है। अब नेक्स्ट, प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम, मतलब कि देखिए ये क्वेश्चन 2 तरीके से पूछेगा, हम आपको कंप्लीट सब्जेक्टिव वाले में भी इसका डेरिवेशन करवाए हैं। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो पूछेगा कि संवहन वेग या अपवाह वेग की सहायता से ओम का नियम प्राप्त करें, या आपसे पूछेगा, ठीक है, कि प्रथम सिद्धांत के अनुसार ओम का नियम प्राप्त करें, ओम्स लॉ फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो भी पूछेगा आप सिंपल बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। हम लोग जानते हैं फिर से कि आई बराबर क्या होता है, एन ई ए वी डी होता है। क्या होता है बाबू लोग, आई बराबर एन ई ए वी डी। तो यहाँ से आई बराबर क्या लिखेंगे, एन ई ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, आई बराबर एन ई ए। अब वी डी को क्या लिखे, तो ई बाई एम इंटू टाउ लिख सकते हैं, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, तो V बाई एल, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस, ठीक है। इसीलिए I बराबर क्या लिखेंगे, एन ई ए, ठीक है, I बराबर क्या लिखेंगे, एन ई ए, और यहाँ से E इंटू में क्या लिखेंगे, तो E को V बाई एल इंटू में टाउ हो जाएगा, बट्टा क्या हो जाएगा अपने पास, तो M हो जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिएगा N, और देखिए E इंटू E क्या हो जाएगा, E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और ये A आ जाएगा अपने पास, ठीक है, टाउ को भी अंदर ले लीजिए, और ये L नीचे आ जाएगा अपने पास M, ठीक है, और देखिए बच गया कौन, तो वोल्टेज, वोल्टेज को कर दो क्या, बाहर, वोल्टेज को कर दो बाहर। अब भी यहाँ पर छोड़ दो, ठीक है, भी यहाँ पर छोड़ दो, और इस पूरे टर्म को उधर भेज दो, तो क्या बचेगा, I बाय, ठीक है, I बाय, है ना, अपने पास N E स्क्वायर A टाउ बाय LM आ जाएगा, ठीक है।
अब देखोगे ध्यान से, अगर आप देखोगे क्या ध्यान से, है ना, तो V बराबर, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो LM, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा अपने पास NE² A टाउ आ जाएगा। इनटू में क्या लिख सकते हैं, तो I लिख सकते हैं। ऊपर अगर पलट करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा इनटू में। देखो ये पूरा मसाला जो है, ये पूरा का पूरा जो अपने पास मसाला है, पता है ये क्या है, ये R है, रेसिस्टेंस है। ये क्या है, R है, ये रेसिस्टेंस है ना। ये क्या है बाबू लोग, ये रेसिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि V बराबर R I, और लिख सकते हैं V बराबर I R लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, I R, या फिर ओम का नियम पूछ रहा है ना, तो इसको लिखेंगे ऐसे। देखो कांस्टेंट R हटाएंगे तो अपने पास भी समानुपाती I आ जाएगा। बताओ क्या यही ओम्स लॉ है या नहीं है, यही जो है ओम्स लॉ है या नहीं है ना। तो यहाँ से रेसिस्टेंस का एक फार्मूला मिला, पता है वो फार्मूला क्या है, तो रेसिस्टेंस का फार्मूला ये मिला हम लोगों को कि R बराबर होता है LM बाय NE² A टाउ, और टाउ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से टाउ का मान घटता है, इसीलिए रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर का बढ़ जाता है। रीजन समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, टकराने में समय कम लगेगा, जल्दी जल्दी टकराएगा, टाउ घटेगा, टाउ घटेगा तो रेसिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, है ना। अब है प्रतिरोध, अब क्या है, प्रतिरोध है। अब किसको समझते हैं, प्रतिरोध को समझते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं, है ना, कि प्रतिरोध क्या ही होता है। देखिए जब चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन चलता है तो उसका टक्कर होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, या फिर दूसरे आयंस से उसका टक्कर होता है, तो टकराता जब है, ठीक है, तब जो है विद्युत धारा में कुछ रुकावटें, कुछ विरोध उत्पन्न होती है, और यही गुण कहलाता है प्रतिरोध। यही गुण क्या कहलाता है, यही गुण जो है कहलाता है क्या, रेसिस्टेंस कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी आप सभी को। तो वही लिखा है, किसी चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का विरोध करने वाला कारक को प्रतिरोध कहते हैं, और इसे किससे, तो कैपिटल R या स्मॉल r से हम लोग जो है सो दिखाते हैं। द फैक्टर अपोजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इट इज नोटेड बाय कैपिटल R और वी कैन से स्मॉल r, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। V बराबर क्या होता है, IR। तो यहाँ से देखोगे ध्यान से, तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई I हो जाएगा। तो ये हो गया इसका क्या, फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। तो रेसिस्टेंस का भी कहानी क्लियर है क्या। अच्छा रेसिस्टेंस का कहानी जो है कुछ और भी है, क्या क्या है देखोगे ध्यान से। अगर आप ठीक से देखो तो V बराबर RI लिख सकते हैं, कंपेयर करेंगे तो y बराबर mx से ये क्या करता है, मैच करता है, ठीक है, प्लस c, तो प्लस c देकर के यहाँ क्या लिख सकते हैं, 0, मतलब v, ठीक है। और i का अगर ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन आता है, और इसमें जो स्लोप होगा, मतलब थीटा का आप टेन थीटा अगर निकालोगे तो ये किसके बराबर है, रेसिस्टेंस के, क्योंकि देखो स्लोप की जगह पर क्या आ रहा है, स्लोप कांस्टेंट होता है ना, तो कांस्टेंट फैक्टर रेसिस्टेंस है, तो रेसिस्टेंस के बराबर। अगर क्वेश्चन पूछ दे ऐसे कि थीटा 1 पर एक ऐसे रेखा है और थीटा 2 पर किसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, तो जिसका एंगल ज्यादा उसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर R1 इसका मान लो और इसका R2, तो R2 ज्यादा होगा, R1 कम होगा, क्यों, क्योंकि थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, देन है ना वी कैन राइट हियर टेन थीटा 2 इज ग्रेटर देन टेन थीटा 1। तो टेन थीटा क्या कहलाता है, R, तो टेन थीटा 2 R2, और टेन थीटा अपने पास 1 क्या कहलाएगा, R1 कहलाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, प्रतिरोध का जो मात्रक है ना, वो कितना होता है, वोल्ट पर एम्पियर, जिसको ओम कहते हैं, और इसका जो बीमा है वो ml पावर 2 t पावर -2 I पावर -2 होता है। ऑब्जेक्टिव के लिए इन सभी चीजों को क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा, ठीक है। अब है प्रतिरोध को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। आपको पता है सबसे पहला क्या है, तो सबसे पहला लेंथ, ठीक है। लंबाई जितना ज्यादा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। लंबाई जितना ज्यादा प्रतिरोध कितना होगा, उतना ही ज्यादा दूरी तक इलेक्ट्रॉन को चलना पड़ेगा, ज्यादा टकराएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है अपने पास, तो दूसरा है अपने पास, है ना, दूसरा है अपने पास अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा उतना प्रतिरोध कम, और जितना कम उतना प्रतिरोध ज्यादा, क्यों, क्योंकि अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है काफी छोटे जगह से पास कर रहा है, तो टकराने की संभावना ज्यादा है। और अगर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्यादा है तो फ्रीली इलेक्ट्रॉन चलेगा, तो वहां पर टक्कर होने की संभावना क्या है, कम है, टक्कर होने की संभावना क्या है, कम है ना। और अपने पास जो तीसरा है वो क्या है, नेचर ऑफ, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल है, ठीक है। और इसमें आ जाता है कौन, रो। खैर इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो,
तो आर को क्या लिख सकते हैं, दोनों इक्वेशन को मिला करके एल बाई ए, समानुपाती हटेगा तो यहाँ पर जो आता है नियतांक वो रो आता है। और आप सभी को पता है कि रो क्या है, रो है रेसिस्टिविटी। रो क्या है, रेसिस्टिविटी, जो डिपेंड करता है ना, डिपेंड्स ऑन, जो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल। ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल, ये पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। रो किस पर निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति पर। और अलग अलग चालक का जो प्रतिरोधकता है, जो रो है, वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता, है ना, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, है ना, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब ये क्या होता है, आओ सीख लेते हैं। ठीक है, मान लो कि अपने पास ये कंडक्टर है ना, मान लो बाबू कि ये क्या है, कोई एक कंडक्टर है। ठीक है, ये मान लो कोई कंडक्टर है। ठीक है, हम बोले कि इसका प्रतिरोध क्या कहलाएगा, इसका प्रतिरोधकता कहलाएगा। आप बोलोगे नहीं कहलाएगा, मैं कहूंगा थोड़ा रुको, मैं कहूंगा थोड़ा रुको। अगर इसका एरिया मान लो कि एक है ना, 1 मीटर स्क्वायर का है और इसका लेंथ जो है वो 1 मीटर का है, कितना है, 1 मीटर का है, तो बताओ तो इसके रेसिस्टेंस को क्या लिखोगे, रो एल बाई ए, है ना। तो आर बराबर क्या, रो 1/1 मतलब 1, तो आर बराबर रो आ गया, क्या आ गया। मतलब एक ऐसे कंडक्टर को एज्यूम कीजिए, एक ऐसे चालक को मान लीजिए जिसका लंबाई यूनिट हो, है ना, एकांक हो, और जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी कितना हो, एकांक हो, तो उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। उसका प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा बाबू लोग, उसका प्रतिरोध जो है वही क्या कहलाएगा, प्रतिरोधकता कहलाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, एकांक लंबाई एवं एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक का प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध क्यों बोला, ये प्रतिरोध ही होता है विशेष स्थिति में। स्थिति क्या है, एकांक लंबाई एकांक क्षेत्रफल होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, ये अपने पास जो है सो प्रतिरोध ही प्रतिरोधकता कहलाएगा। ठीक है, आप ये भी कह सकते हैं ना कि एकांक वॉल्यूम, एकांक आयतन वाले चालक के प्रतिरोध को प्रतिरोधकता कहते हैं, क्योंकि आयतन किसका, इसका कितना आएगा, क्षेत्रफल गुना लंबाई, तो 1 मीटर क्यों आ जाएगा। खैर छोड़िए, है ना, बोल सकते द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर with unit length and area of unit cross section is called a resistivity, or we can say specific resistance बोल सकते हैं। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखो इसका मात्रक क्या होगा। ठीक है, इसका मात्रक वगैरह क्या होगा, डिफाइंड तो हम कर दिए मैथमेटिकली, लेकिन इसका मात्रक वगैरह क्या होगा, तो लिखेंगे चूंकि आर बराबर क्या होता है, तो रो एल बाई ए, इसीलिए रो बराबर क्या होगा, आर ए बाई, है ना, आर ए बाई एल हो जाएगा। यहाँ से देखो तो इसका एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो एसआई यूनिट इसका क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ से ओम, है ना, मीटर स्क्वायर बट्टा मीटर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर आएगा। क्या 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 आ जाएगा यहाँ से, ओम इंटू मीटर। और इसकी बीमा की अगर बात करें तो बीमा क्या हो जाएगी, बताओ बीमा इसकी क्या हो जाएगी, तो देखो तो रेसिस्टेंस का क्या है, तो रेसिस्टेंस का है अपने पास, है ना, रेसिस्टेंस का है एम एल पावर 2 टी पावर -3 आई पावर -2, तो इसका क्या होगा, लंबाई सिर्फ एक बढ़ जाएगा, तो एम एल पावर 3 टी पावर -3 आई पावर -2, और क्या बोल सकते हैं, तो एम एल पावर 3 टी पावर -3 आई पावर क्या -2 बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में जो है ये सब काफी ज्यादा काम आता है। अब है चालकता एवं चालकत्व, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। चालकता, कंडक्टेंस, जैसे प्रतिरोध विरोध को कहते हैं ना, है ना, तो प्रतिरोध किसका विरोध करता है, बताओ, चालकता का, है ना, धारा का प्रवाह होना, यही तो चालकता है, यही तो कंडक्टिविटी है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो चालकता है वो किसके बराबर है, ये चालकता जो है वो क्या है, तो अपने पास प्रतिरोध का उल्टा है। चालकता को हम जी से दिखाते हैं, केमिस्ट्री में देख लीजिए कप्पा उपा आता है ना, वो बाद में बाद का चीज है। तो जी जो है किसके बराबर, आर के बराबर। विरोध जितना कम उतना ज्यादा चालकता होगा, तो क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। ठीक है, द इनवर्स ऑफ रेसिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय, है ना, जी। ठीक है, अब है चालकत्व या विशिष्ट चालकता, लेकिन इससे पहले इसका मात्रक वगैरह देख लेते हैं। ठीक है, अब मात्रक क्या होगा इसका, तो देखो मात्रक एसआई यूनिट की बात करें, किसकी बात करें, एसआई यूनिट की बात करें, है ना, तो 1/r मतलब ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को ही हम लोग कहते हैं महो, क्या कहते हैं, महो। ओम को कैसे लिखते हैं, ओम लिखते हैं ऐसे, अब बोला इसका उल्टा करो तो एम पहले, एच बीच में, ओ बाद में, तो इसी को क्या कहते हैं, महो कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, महो कहते हैं। या फिर इसको हम लोग एस से दिखाते हैं, एस मतलब सीमन। ठीक है, या साइमन भी कई लोग कहते हैं, उच्चारण देख लीजिएगा, सबका अलग अलग होता है। ठीक है,
तो ओम इनवर्स या महो या फिर क्या शीमन, ठीक है। अब देखो बीमा क्या होगा इसका, अगर हम कैपिटल जी के डायमेंशन की बात करें तो आर का उल्टा, तो आर का क्या होता है एम, है ना, आर का होता है एम, एल पावर कितना 2, टी पावर -3 और आई पावर -2, इसका क्या होगा एम पावर -1, एल पावर -2, टी पावर +3 और आई पावर कितना प्लस का 2 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी, है ना, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इसके मात्रक भी हो गए, बीमा भी हो गए, और ऑब्जेक्टिव में ये सब काफी ज्यादा काम आता है, ठीक है। सफलता सीरीज को जो बच्चे फॉलो कर रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि उनके फिजिक्स का एग्जाम एकदम शानदार जाने वाला है, एकदम सॉलिड जाने वाला है, ठीक है। बाकी अपने इंड से मेरे से जितना मेहनत हो पा रहा है आप बच्चों के लिए हम कर रहे हैं। आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप जितना एफर्ट्स डाल सकते हैं, जितना आप जो है अपने पोटेंशियल को यूज कर सकते हैं, उतना आप जो है अपने पोटेंशियल को यूज करना स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे लगता है ना, कि 1.5 घंटे में अपना वन शॉट कंप्लीट हो जाएगा, है ना, 1.5 घंटे के अंदर ही। बट कोई बात नहीं, और देख लेते हैं, है ना, क्या क्या बातें हैं। हमको तो लगा था कि 2-2.5 घंटे जाएगा, बट अब लग रहा है हमको, ठीक है, कि कहाँ पे हम लोग 28, है ना, लगभग लगभग समझिए ना 1.5 घंटे में ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। खैर अगर टाइम लग जाए तो बाद की बात। चालकता, चालकत्व एवं विशिष्ट चालकता, देखो वही बात, प्रतिरोध के उल्टा को क्या बोले तो चालकता बोले, तो अपने पास जो प्रतिरोधकता होगा उसके उल्टा को क्या बोलेंगे चालकत्व बोलेंगे। या विशिष्ट चालकता जो है क्या होगा तो विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, और इसको सिग्मा से दिखाते हैं तो ये 1/रो के बराबर होगा। किसके बराबर होगा 1/रो के बराबर। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं हम लोग चालकता कहते हैं, ठीक है। अच्छा माफ कीजिएगा, चालकत्व कर लीजिएगा यहाँ पर, है ना, चालकत्व, ठीक है, चालकत्व कहते हैं, इसे रो से सूचित किया जाता है। The inverse of resistivity is called conductivity. It is denoted by rho. ठीक है, यहाँ तक आपको सारी बातें जो है सो क्लियर है। अब इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा यूनिट इसका क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा ओम इंटू मीटर, तो ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। या फिर इसका ऐसा ही मात्रक हम क्या लिखते हैं पता है, या फिर इसका ऐसा ही मात्रक हम क्या लिखेंगे पता है, तो इसके ऐसा ही मात्रक को लिखेंगे, देखो ओम को क्या लिखेंगे महो पर मीटर, या फिर महो को क्या लिखे साइमन, तो साइमन पर मीटर। और ये फेमस है कि साइमन पर मीटर किसका मात्रक है, तो ये जो है विशिष्ट चालकता या चालकत्व का मात्रक है, कंडक्टिविटी का यूनिट है कौन साइमन पर मीटर। इन चीजों को आप लोग को क्या करके रखना है, अच्छे तरीके से याद करके रखना है। इन चीजों को क्या करके रखना है, काफी शानदार तरीके से, काफी अच्छे तरीके से आप सभी बच्चों को याद करके रखना है। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है क्या। अब जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक देखेंगे ओम के नियम का सदिश रूप, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का सदिश रूप का बात करें तो जे वेक्टर बराबर क्या होता है सिग्मा इंटू वेक्टर ई। लेकिन देखिए 2 नंबर में पूछता है ये क्वेश्चन, और 2 नंबर में अगर पूछेगा तो हम आपको 2 नंबर का सारा सब्जेक्टिव करवा रखे हैं, बट फिर भी अगर कोई बच्चे वहां नहीं देखे हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है NEAVT होता है, क्या होता है आई बराबर NEAVT। इधर जे लाना है और इधर क्या लाना है अपने पास सिग्मा और ई लाना है। तो आई बराबर क्या लिखेंगे NE, है ना, NEA, और VD को क्या तो ई टाउ बाय क्या लिख देंगे M। ए को इधर ले आओ, ए को इधर लाओगे तो भाग में आ जाएगा, तो आई बाय ए जे बन जाएगा, तो NE² ई इंटू ई, है ना, और टाउ। अब बट्टा में क्या बाबू लोग तो M, ठीक है, बट्टा में M। अब बाहर क्या निकाल दो तो बाहर निकाल दो ई। एक बात पता है ये जे हो जाएगा, और यही पूरा मसाला जो है यही जो अपने पास जो पूरा मसाला है ये अपने पास क्या है 1/रो या फिर सिग्मा, ठीक है, यही क्या है यही है अपने पास क्या 1/रो है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है, इजिकल टू इस पूरे मसाले के जगह पर 1/रो इंटू में क्या ए। अब ई, है ना, माफ कीजिएगा ए बोल दिए ई। 1/रो क्या होता है तो सिग्मा होता है, तो जे बराबर क्या होगा सिग्मा इंटू ई। इन वेक्टर फॉर्म, है ना, जे वेक्टर इजिकल टू ई, है ना, माफ कीजिएगा सिग्मा इंटू में क्या वेक्टर ई, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया वेक्टर फॉर्म आ गया, ये क्या आ गया वेक्टर, है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यही क्या है ओम के नियम का सदिश रूप है। 2 नंबर में भी आपसे पूछ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि निम्नलिखित में ओम के नियम का सदिश रूप क्या है, निम्नलिखित में ओम के नियम का सदिश रूप क्या है। तो जब अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको जो है इस तरीके से सारी चीजें लिख करके आनी है। अब है प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव, प्रतिरोध पर क्या है ताप का प्रभाव, है ना। अब देखिए विशेष हम इसमें नहीं जाएंगे, फॉर्मूला बस हम डायरेक्ट लिखेंगे इसमें। फॉर्मूला क्या आप सभी बच्चे जानते हैं, आर बराबर, ठीक है, आर बराबर R0 1 प्लस, है ना, अल्फा
टी माइनस टी नॉट, ठीक है, ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये अपने पास क्या है, फॉर्मूला। या फिर रो बराबर रो नॉट और यहाँ से 1 प्लस एल्फा टी माइनस का कौन सी, टी माइनस का अपने पास है ना, टी माइनस का क्या होगा, तो टी माइनस का टी नॉट हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास टेम्परेचर डिपेंडेंसी हो गया। लेकिन जो ऑब्जेक्टिव की बातें हैं वो क्या है, आप यहाँ पर अब ध्यान से देखना, ठीक है। रेसिस्टेंस की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, तो रेसिस्टेंस की बात किया जा रहा है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ऊपर क्यों भाग रहा है, रेसिस्टेंस की बात किया जा रहा है, किसकी बात किया जा रहा है, रेसिस्टेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो रेसिस्टेंस जो है इसका अफेक्ट जो है हम दो चीजों पर देखेंगे, ठीक है। रेसिस्टेंस की बात किया जा रहा है, ठीक है, और बात किया जा रहा है किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है, बात किया जा रहा है किसकी, टेम्परेचर की, ठीक है, टेम्परेचर की बात किया जा रहा है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, है ना, दो बात होता है, ठीक है, दो बात, किसके लिए पूछ रहे हो सो बताओ, किसके लिए पूछ रहे हो, किस वो बताओ, कंडक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, कंडक्टर की बात कर रहे हो, या फिर सेमी कंडक्टर की बात कर रहे हो, ठीक है, सेमी कंडक्टर। और इंसुलेटर की तो बात ही नहीं है क्योंकि उसमें करंट फ्लो होता ही नहीं है। अब देखोगे ध्यान से कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप क्या करोगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन ऐसा कहाँ होगा, कंडक्टर में, चालक में। बट टेम्परेचर अगर बढ़ाओगे तो रेसिस्टेंस घट जाएगा, कहाँ, सेमी कंडक्टर में। और ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, ताप बढ़ने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है और ताप बढ़ने पर अर्धचालक का प्रतिरोध घट जाता है, ठीक है। अर्धचालक का प्रतिरोध जो होता है वो क्या होता है बाबू लोग, घट जाता है। इन चीजों को आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब है ताप गुणांक अल्फा, अल्फा के बारे में समझना काफी जरूरी है, ठीक है। अल्फा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि जो चेंज इन रेसिस्टेंस है वो समानुपाती होता है किसके, तो वो अपने पास समानुपाती हो जाता है ना, वो समानुपाती होता है आर नॉट इंटू डेल्टा टी के, ठीक है। अगर जो डायरेक्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर बराबर आता है, बराबर देख देते हैं तो नियतांक एक अल्फा आता है, तो अल्फा जो है अपने पास यही है ताप नियतांक। तो अल्फा बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, तो अल्फा बराबर लिखेंगे डेल्टा आर और बट्टा में क्या, तो आर नॉट इंटू डेल्टा टी। सर काम का बात क्या है, डेफिनेशन नहीं, काम का बात ये है कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा। तो देखो ऊपर में प्रतिरोध है तो ओम, नीचे में आर नॉट ये भी प्रतिरोध, तो ओम से ओम कट गया, टेम्परेचर बच गया, टेम्परेचर कैसा है केल्विन, तो केल्विन इनवर्स, है ना। और अगर जनरली बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, जनरली अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका, टेम्परेचर इनवर्स, ठीक है, टेम्परेचर, है ना, टेम्परेचर इनवर्स कर दो, डिग्री सेल्सियस इनवर्स भी होगा, केल्विन इनवर्स भी होगा, ठीक है, फ़ारेनहाइट इनवर्स भी होगा। जो जो टेम्परेचर का मात्रक है तो उसका इनवर्स करोगे तो किसका मात्रक होगा, तो वो जो है अपने पास ताप गुणांक का मात्रक होगा। तो ताप गुणांक का दो मात्रक खास करके याद रखिएगा, डिग्री सेल्सियस इनवर्स और केल्विन इनवर्स, या फिर टेम्परेचर इनवर्स भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है। अब है प्रतिरोधों का संयोजन, अब क्या है बाबू लोग, प्रतिरोधों का संयोजन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन। आप सभी बच्चों को पता है कि अगर इस तरीके की संयोजन हुई, ठीक है, अगर इस तरीके की क्या हुई, संयोजन हुई, जहां पर यहाँ पर R1 है, यहाँ पर R2 है, यहाँ क्या है R3 है, तो आप सभी बच्चों को पता है कि सब में करंट क्या होगा, सेम होगा, सब में करंट क्या होगा, सेम होगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। और इसका रेसिस्टेंस का R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर ये आएगा, है ना। लेकिन इसमें एक जो मेन बात है, जो फैक्टर है मेन, वो क्या है कि करंट जो है वो क्या रहेगा, सभी रेसिस्टर में सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है डेल्टा भी वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं, वह प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान एक समान लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है, श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स इन विच द करंट अक्रॉस ऑल द resistors is same but the voltage different voltage difference is called सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। इन बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, इन बातों को ध्यान रखिएगा। और अगर n सेम रेसिस्टर, अगर n है ना, मान लीजिए कि n सेम रेसिस्टर हुआ, ठीक है, n क्या हुआ, n सेम रेसिस्टर्स हुआ, ठीक है, n सेम रेसिस्टर्स अगर हुए तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं हम लोग, एन आर लिख देते हैं। इन बातों का भी आप लोग को ध्यान रखना है, लेकिन कब, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब, ठीक है, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होगा तब। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर इस तरीके की बात हो,
ठीक है, किस तरीके की बात हो, इस तरीके की जिसमें करंट टूटेगा, ठीक है, जिसमें करंट जो है वो क्या होगा बाबू लोग, करंट जो है वो टूटेगा, है ना। यहाँ पर अपने पास R1, यहाँ R2, यहाँ पे क्या R3, करंट इधर गया कितना I1, इधर कितना गया I2, इधर कितना गया I3, आया कितना I, तो इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है, तो आप सभी को पता है कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 के। ये सब बेसिक बातें हैं। मेन पॉइंट जो है वो क्या है, तो मेन पॉइंट जो है वो ये है, ठीक है, कि इसमें जो है करंट वो क्या होता है, डिफरेंट होता है, यही ऑब्जेक्टिव पूछेगा। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या होता है बाबू लोग, सेम होता है। तो डेफिनेशन इसका क्या बोल सकते हैं, प्रतिरोधों का वह संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में विद्युत धारा का मान अलग अलग लेकिन विभवांतर एक समान होता है, उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। अ कॉम्बिनेशन ऑफ resistors in which the current in all the resistors is different but the potential difference is the same is called parallel connection और parallel combination। ठीक है, अब इसमें याद रखना है कि अगर n सेम रेसिस्टर हुए, है ना, n सेम रेसिस्टर अगर इसमें हुए, ठीक है, n सेम रेसिस्टर अगर इसमें हुए, n सेम रेसिस्टर्स अगर इसमें हुए, ठीक है, n सेम रेसिस्टर अगर इसमें हुए, तो R इक्विवेलेंट को कुछ नहीं करना, R बट्टा n लिख देना है। n क्या होगा, नंबर ऑफ रेसिस्टर्स, है ना। और इसमें कुछ बातें और भी याद रखनी है, क्या क्या, ठीक है, जैसे मान लो कि दो अगर श्रेणी क्रम में है, दो अगर किस में है, श्रेणी क्रम में है, R1 प्लस R2, तो R इक्विवेलेंट को क्या लिखते हैं बुआ, यहाँ लिखते हैं R1 प्लस R2, क्या लिखते हैं R1 प्लस R2, इसको लिख देते हैं। और अगर मान लो कि दोनों पैरेलल में हुआ, अगर मान लो कि दोनों किस में हुआ, पैरेलल में, या R1 यहाँ पर क्या R2, ठीक है, तो R इक्विवेलेंट निकालने के लिए डायरेक्ट, है ना, मल्टीप्लीकेशन और अपॉन में क्या करते हैं, एडिशन कर देते हैं। अब तुम करके प्रोसेस देख लेना, यही सेम चीज आने वाला है, यही सेम चीज आने वाला है। इसको आपको क्या करके रखना है, याद करके रखना है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का सेल। तो आइए अब हम लोग सेल को समझेंगे। तो सेल जो है ये क्या होता है, इन चीजों को अब हम लोग को क्या करना है, सीखना है। तो आइए सीखते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, सेल को अगर हम बात करें कि सेल को दिखाते कैसे हैं, तो इस तरीके से दिखाते हैं, प्लस और यहाँ पे माइनस का टर्मिनल। और जब ग्रुप ऑफ सेल होते हैं तो उनको बैटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, हम लोग बैटरी बोलते हैं। बट अभी सेल समझना है। तो सेल करता क्या है, जब हम एक किसी भी कंडक्टर को या जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं उसमें जब अगर हम सेल लगा लेते हैं, ठीक है, तो वो वर्क करने लगता है। वो वर्क क्यों करने लगता है, क्योंकि वहां पर करंट का फ्लो होने लगता है, जो रिक्वायर्ड करंट होता है वो फुलफिल होने लगता है, जो आवश्यक धारा है, ठीक है, वो उसको मिलने लगता है। तो हम बोल सकते हैं कि सेल क्या है, तो हम बोल सकते हैं सेल जो है ना, वह विद्युतीय युक्ति है जो आवश्यक विद्युत धारा प्रदान करता है। ठीक है, अ डिवाइस दैट प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड सेल। और ग्रुप ऑफ सेल अगर होंगे, ऐसे बहुत सारे अगर सेल होंगे, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बैटरी कहेंगे। ठीक है, चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं। अब है विद्युत वाहक बल। अब विद्युत वाहक बल क्या होता है, देखो मान लो कि अपने पास कोई सर्किट है, ठीक है, अपने पास ये क्या है, कोई सर्किट है ना, ये अपने पास कोई सर्किट है, रेसिस्टेंस इसका कितना है, तो रेसिस्टेंस जो है यहाँ पर वो R है, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया हमने एक सेल, ये प्लस और ये क्या है, माइनस है। यहाँ पर लगा दिया एक स्विच, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाया, एक कुंजी लगा दिया, एक स्विच लगा दिया। और मान लो कि ये स्विच अभी ऑफ है, क्या है, स्विच अभी ऑफ है, तो स्विच ऑफ है तो करंट कोई फ्लो होगा क्या इसमें, नहीं। तो ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, ऐसे सर्किट को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट बोलते हैं। ठीक है, इसको खुला परिपथ बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग इसको, हम लोग बोलते हैं खुला परिपथ। तब जो अपने पास इसके बैटरी के टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जैसे मान लो कि ये प्लस है, ये माइनस, कुछ ना कुछ डेल्टा भी होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ईएमएफ बोलेंगे। कब, जब परिपथ जो है ना, ये खुला हुआ होगा तब। ठीक है, तो ईएमएफ क्या है, इसको मैं और बेटर तरीके से समझाता हूं। किसी भी ईएमएफ, है ना, बैटरी के सेल के ईएमएफ का अगर बात करें तो ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है। क्या होता है, मैक्सिमम वोल्टेज जो बैटरी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम वोल्टेज होता है जो वो प्रोवाइड कर सकता है। जब हम यूज करना स्टार्ट करते हैं तब हम लोग को वोल्टेज जो है कुछ मिलना स्टार्ट होता है, जो कि ईएमएफ से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टीपीटी बोलते हैं। जब खुला परिपथ होगा, जब धारा का प्रवाह नहीं होगा, तब जो बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, ईएमएफ कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, ईएमएफ। बोल रहा है क्या, किसी सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के मध्य विभवांतर को ही कहा जाता है जब परिपथ खुला हो, है ना। तो ये चीज को आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब है टीपीडी, लेकिन उससे पहले कुछ बात
जैसे इसका मात्रक क्या होगा, ठीक है, इसका जो है यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होगा वोल्ट ही। जो पोटेंशियल का होता है वही इसका भी मात्रक होगा, ऐसा नहीं कि इसका मात्रक कुछ और होगा, ठीक है, क्योंकि ये है एट द एंड ऑफ द डे क्या, तो ये अपने पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस ही। अब है टीपीडी, अब क्या है टीपीडी है। अब टीपीडी क्या होता है आओ समझो, ध्यान से समझना कि टीपीडी जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब बहुत नजदीक है, लगभग अब 30-35 मिनट में जो है अपना वन शॉट ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम लोग पहुंचने ही वाले हैं लास्ट तक, तो आप सभी बच्चे पूरा देखिएगा, ठीक है। देखिए यहां से मान लीजिए कि कोई अपने पास सर्किट है, ये रेसिस्टेंस आर है, ठीक है, यहाँ लगा दिया कोई सेल, ये प्लस और ये क्या है अपने पास माइनस है, ठीक है। यहाँ पर लगा दिया एक स्विच, क्या लगा दिया, एक स्विच लगा दिया के कुंजी, ठीक है, और इसको कर दिया ऑन, इसको क्या कर दिया ऑन, तो इसमें धारा प्रवाहित होगा क्या आई, और फिर से बैटरी को चाहिए कितना धारा, आई ही धारा चाहिए। ऐसे सर्किट को हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड, है ना, क्लोज्ड सर्किट बोलते हैं। अब जो बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर होगा, ये अपने पास जो विभवांतर होगा, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे भी, और भी को क्या कहेंगे टीपीडी कहेंगे, ठीक है, क्या कहेंगे टीपीडी। मतलब जो सप्लाइड है ना वोल्टेज होगा, ठीक है, जो सप्लाइड वोल्टेज होगा, जो सप्लाई में हम लोग को मिलेगा वोल्टेज, उसको टीपीडी कहते हैं, ठीक है, जो बराबर होता है भी बराबर होता है आई आर के, ठीक है। और जो मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइड कर सकता है बैटरी, है ना, जो मैक्सिमम वोल्टेज कर सकता है वो क्या है ईएमएफ है। तो बोल रहा है क्या कि जिससे लिया बैटरी का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के मध्य विभवांतर को ही कहते हैं जब परिपथ बंद हो। अच्छा देखो यहाँ पर चेंज ही नहीं किया है ना, कि जिससे लिया बैटरी का टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर यहाँ ठीक कर लेना, टर्मिनल विभवांतर, ठीक है, टर्मिनल विभवांतर उसके सिरों के मध्य विभवांतर को ही कहते हैं जब परिपथ बंद हो, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोगों को क्या कर लेना है, ठीक कर लेना है ना, इन चीजों को अच्छे तरीके से, ठीक है। चलिए जी अब इंग्लिश में देख लेते हैं। एनी सेल बैटरी द ईएमएफ, है ना, एनी सेल बैटरी, है ना, एनी सेल एंड बैटरी, है ना, द टीपीडी, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, द टीपीडी ऑफ अ बैटरी इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द बिटवीन इट्स एंड्स, है ना, व्हेन द सर्किट इज क्लोज, ठीक है। चलिए जी अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अब समझना है किसको, तो विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में संबंध को, किसको समझना है, विद्युत वाहक बल एवं टर्मिनल विभवांतर में संबंध को। तो ईएमएफ जो है वो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है V प्लस आई आर के, किसके बराबर होता है V प्लस आई आर के, जहां पर जो है अपने पास E क्या है, तो E जो है ईएमएफ है, V जो है ये टीपीडी है, I फ्लो होने वाला करंट, और R जो है ये इंटरनल रेसिस्टेंस है। प्रूफ कैसे करते हैं, मान लीजिए कि कोई क्लोज सर्किट है, ठीक है, मान लीजिए कि कोई क्लोज सर्किट है, ये अपने पास है ना, ऐसे आर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, ये बैटरी, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ ना कुछ होगा, मान लो इसको स्मॉल आर, यहाँ पर कुंजी लगा दो, ठीक है, और इसको ऑन कर दो, क्या कर दो ऑन, तो इसमें मैक्सिमम इसमें करंट फ्लो होगा, तो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा इसमें बताओ, मैक्सिमम करंट जो है इसमें कितना फ्लो होगा, उसको मैक्सिमम करंट को आई मान लो, तो आई को क्या लिखोगे, तो भी बराबर होता है क्या आई आर, ठीक है, भी बराबर आई आर, तो आई बराबर क्या होगा भी बट्टा आर, तो देखो ध्यान से इसको लिखेंगे भी बट्टा आर, लेकिन आर इक्विवेलेंट लिखना चाहिए क्योंकि दो रेसिस्टेंस है यहाँ पर, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। तो आई मैक्सिमम कब होगा, जब वोल्टेज जो है इसका वो मैक्सिमम हो, मैक्सिमम वोल्टेज किसके बराबर, ईएमएफ के बराबर है, बट्टा में आर प्लस आर, क्योंकि दोनों सीरीज में है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आई, है ना, आर प्लस में आई आर, देखो इसको क्या लिखेंगे टीपीडी, ये है भी टीपीडी, तो ईएमएफ बराबर क्या आ गया भी प्लस आई आर आ गया, ठीक है, भी प्लस क्या आ गया आई आर आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत क्या नहीं है ना। अब देखो हम लोग को पढ़ना है किरचॉफ का नियम, ठीक है, अब क्या पढ़ना है किरचॉफ का नियम, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं जो कि आप लोग को याद रखनी चाहिए आई थिंक, है ना। देखो ध्यान से, तीन कंडीशन होते हैं, एक ऐसा कंडीशन है ना जब ओपन सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है, जब ओपन सर्किट होता है, ठीक है, एक ऐसा कंडीशन जिसमें सर्किट कैसा होता है ओपन, उस समय करंट कितना होता है जीरो होता है, ठीक है। और एक कंडीशन आता है हम लोग के पास चार्जिंग, जब बैटरी चार्ज होता है तब वो कंडीशन होता है चार्जिंग का कंडीशन आता है, और उसमें जो ईएमएफ होता है, ठीक है, बैटरी का जो ईएमएफ होता है वो कम होता है, और टीपीडी जो है वो अपने पास ज्यादा होता है, ठीक है, टीपीडी क्या होता है ज्यादा। और एक कंडीशन आता है डिस्चार्जिंग, ठीक है, एक क्या आता है डिस्चार्जिंग का कंडीशन आता है, और डिस्चार्जिंग ही हम लोग पढ़ते हैं, और इस कंडीशन में ईएमएफ जो है वो ज्यादा होता है और टीपीडी क्या होता है कम। इसका मतलब सर किसी बैटरी या सेल का ईएमएफ बढ़ता है या घटता है, नहीं, ईएमएफ फिक्स्ड होता है, ईएमएफ फिक्स, जैसे बैटरी खरीदने का बोला 12 वोल्ट का बैटरी है तो उसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, यूज करोगे तुमको 11 ही मिलेगा, 11.5 ही मिलेगा, उसका टीपीडी है, ईएमएफ फिक्स्ड होता है।
जब चार्ज करते हैं तो टीपीडी बढ़ जाता है, ठीक है, तो ईएमएफ अपने आप घट गया। और जब डिस्चार्ज होता है, जो हम लोग जनरली जो पढ़ते हैं हम लोग अपने सिलेबस में, डिस्चार्जिंग का कंडीशन है, तब डिस्चार्ज होता है मतलब यूज करते हैं करंट को, तो टीपीडी घटना स्टार्ट होता है, तो ईएमएफ बढ़ा हुआ हम लोग को लगता है। बाकी ईएमएफ किसी भी बैटरी का बदलता नहीं है, ईएमएफ कांस्टेंट होता है, वो फिक्स्ड होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। किरचॉफ का नियम। अब किरचॉफ का नियम क्या है समझना है। अगर जटिल परिपथ है जिसमें बहुत सारे प्रतिरोध लगे हैं, बहुत सारे सेल्स लगे हैं, बहुत सारे है ना, बहुत सारे और भी है ना अलग अलग तरीके की डिवाइसेस लगे हैं, तब उसके प्रत्येक खंड पर ओम का नियम लगा करके विद्युत धारा और विभवांतर ज्ञात करना मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। तो उसके लिए हम लोग किरचॉफ का नियम लाते हैं। किरचॉफ का दो नियम है जो कि है अपने पास, किरचॉफ का पहला नियम किरचॉफ फर्स्ट लॉ, और किरचॉफ का दूसरा नियम किरचॉफ सेकंड लॉ। बारी बारी से समझते हैं कि दोनों नियम क्या है। सबसे पहले समझते हैं किरचॉफ का पहला नियम, इसे केसीएल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। ये किसके लिए है? ये है करंट के लिए। बोल रहा है इसे किरचॉफ का धारा नियम, है ना, किरचॉफ करंट लॉ या संधि नियम, जंक्शन लॉ, इसका दो नाम और है। किरचॉफ के पहले नियम का केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, और इसको संधि नियम, जंक्शन लॉ, है ना, कहते हैं। दिस इज नोन एज किरचॉफ करंट लॉ और जंक्शन लॉ। इस नियम के अनुसार क्या होता है समझना है हम लोग को। इस नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव पूछता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स फाउंड एट अ जंक्शन इज 0। अब देखो मान लो कि ये कोई संधि है, इधर से आया I1 करंट, ठीक है, इधर से I1 करंट, इधर से कितना आया? I2 करंट आया, इधर गया कितना? तो इधर गया I3 करंट, इधर गया मान लो कितना? तो I4 करंट। तो बोल रहा है कि सब का सम करेंगे ना तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सब का समेशन करेंगे तो कितना होगा? 0 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि आने वाली धाराओं को अगर आप प्लस मानोगे तो जाने वाली धाराओं को माइनस मानना पड़ेगा। आने वाली धारा को इनकमिंग करंट बोल दो। क्या बोल दो? इनकमिंग करंट बोल दो, है ना, इनकमिंग करंट बोल दो। अगर मान लो कि उसको प्लस बोलते हो और जाने वाली धारा को क्या बोल दो? आउटगोइंग करंट, ठीक है, आउटगोइंग करंट उसको कह दो, ठीक है, आउटगोइंग करंट। तो जाने वाली धारा को आपको माइनस मानना पड़ेगा, ठीक है। तो वो चीज अगर लगाएंगे यहाँ पर तो आ रही है 2, I1 प्लस I2 जा रही है 2, है ना, माइनस I3, है ना, माइनस का क्या? तो माइनस का I3 और माइनस का कौन सी? I4 इजिकल टू 0। तो क्या लिखेंगे? I1 प्लस I2 इजिकल टू, देखिए इसको उधर भेजेंगे तो I3 और प्लस में क्या हो जाएगा? I4। मतलब आने वाली धारा और जाने वाली धारा ये दोनों भी बराबर है। तो हम बोल सकते हैं किरचॉफ के पहले नियम के अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली, है ना, सभी धाराओं का योग शून्य होता है। और क्या बोल सकते हैं? सभी धारा आने वाली जितनी भी धारा हैं उनका बीजगणितीय योग जाने वाली धारा के बराबर होती है, जो कि नेक्स्ट स्लाइड पर लिखा होगा, है ना, कि इस नियम के अनुसार किसी संधि पर आने वाली सभी धाराओं का योग, है ना, बीजगणितीय योग जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। According to this rule, the algebraic sum of all the currents at a junction is equal to the algebraic sum of the all the outgoing currents। मतलब समेशन ऑफ I in जो है वो बराबर किसके होगा? समेशन ऑफ I आउट के बराबर होगा। ये भी KCL का ही इक्वेशन है, ठीक है, ये भी किसका इक्वेशन है? KCL का ही इक्वेशन है, ठीक है। यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। इट्स ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है ना। किरचॉफ का पहला नियम किसका पालन करता है? आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे? तो प्रूफ कर देते हैं। समेशन ऑफ I इन किसके बराबर है? समेशन ऑफ I आउट के बराबर है। तो समेशन ऑफ I को क्या लिखते हैं? Q बाई टी, तो Q इन बाई टी, है ना, टाइम तो वही लगेगा। समेशन ऑफ Q आउट बाई टी, टी से टी कट जाएगा तो समेशन ऑफ Q इन बराबर समेशन ऑफ क्या हो जाएगा? Q आउट हो जाएगा। तो आने वाला जो अपने पास चार्ज है जाने वाला चार्ज के बराबर है, यही है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, COC। यही क्या है? COC कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। चलिए अब है दूसरा नियम। दूसरा नियम कहता है ना कि पहले तो इसको क्या कहते हैं वो समझ लीजिए। इसे हम लोग वोल्टेज के लिए लाते हैं और इसको KVL कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? KVL, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो बोल रहा है क्या? इसे किरचॉफ का वोल्टेता नियम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप नियम, लूप लॉ कहते हैं, क्योंकि ये बंद लूप में लागू होता है। दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ, है ना, और बोल सकते दिस इज नोन एज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप लॉ। इस नियम के अनुसार होता क्या है? किसी भी क्लोज लूप में जितने भी विभवांतर हैं सबका बीजगणितीय योग क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और क्या बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ IR इजिकल टू क्या? तो 0 बोल सकते हैं, ठीक है। समेशन ऑफ IR इजिकल टू क्या बोल सकते हैं हम लोग? 0 बोल सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
या फिर एक दूसरा भी स्टेटमेंट है इसमें, बोल रहा है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में लगे सभी प्रतिरोधों का विभवांतर का बीजगणितीय योग उसमें लगे सभी सेल के विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल द अलजेब्रिक सम ऑफ द potential difference of all the resistor in a closed circuit is equal to the algebraic sum of the EMF of the all cell in it, है ना। मतलब कि जो जितना EMF होगा क्लोज लूप में उसका समेशन जो है ना, वो बराबर होगा किसके, V के या फिर IR के बोल सकते हो, ठीक है, इसके IR के मतलब TPD के बराबर होगा। मतलब ये एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो कर रहा है, वही बोल रहा है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। इट्स फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किसका पालन करता है, तो ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है, पालन करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझते हैं, ये दो पेज है, चिन्ह परिपाटी। अब देखो इसमें कई बार है ना प्रतिरोध के लिए और सेल के लिए यूज आता है। प्रतिरोध के लिए बात करें, ठीक है, प्रतिरोध का बात करें, रेसिस्टर का अगर हम बात करें तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है, देखिएगा। अगर ये रेसिस्टर है मान लीजिए और इसमें करंट फ्लो हो रहा है ऐसे, अगर आप ऐसे जाओगे तो -IR लिखोगे और ऐसे अगर चलोगे तो प्लस का IR लिखोगे पोटेंशियल ड्रॉप को। ठीक है, और अगर सेल की बात करें, किसकी बात करें, सेल की बात करें, ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये अपने पास क्या है, तो ये अपने पास मान लो प्लस और ये माइनस, ये सेल है। अब इसमें अगर इधर जाओगे तो -E लिखोगे EMF और इधर आओगे तो +E लिखो। क्या से, तो इधर से इधर जा रहे हो मतलब प्लस से आप माइनस की तरफ जा रहे हो तो पोटेंशियल गिरेगा तो -IR, और इधर से इधर आ रहे हो पोटेंशियल बढ़ेगा तो +IR, है ना। सेम चीज यहाँ पर भी एप्लीकेबल होता है। अब देखिए, अब है इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, है ना, विद्युतीय मापक यंत्र है, इस चीजों को पढ़ना बेहद जरूरी है। धारामापी गैल्वेनोमीटर। अब धारामापी क्या होता है समझना है। धारामापी वह विद्युतीय यंत्र है जो अल्प मान के, छोटे छोटे मान के, है ना, विद्युत धारा और विभवांतर को क्या करता है, मापता है। यहाँ पर आपका धारामापी है, एक मैग्नेट है, यहाँ पर एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना। करंट इस तरीके से फ्लो होता है तो ये पॉइंटर जो है डिफ्लेक्ट करता है ना। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो पॉइंटर है ना, वो कितना डिफ्लेक्ट करेगा, जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा करंट है उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर जो है बराबर समानुपाती हटता है, बराबर अगर आता है, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि जो धारा है किसके समानुपाती है, तो विक्षेप के समानुपाती होता है, डिफ्लेक्शन की। ठीक है, यहाँ पर जो है एक कांस्टेंट आता है विच इज के, और के को कहते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनो, है ना, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है, तो इस चीजों को आप लोग क्या करके रखिएगा, याद करके रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, आइए देखिए, धारा सुग्राहिता 2 नंबर में पूछ सकता है। हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है K थीटा। ठीक है, 1/K निकाल करके जरा देखो तो देखो तो ध्यान से कि यहाँ से K बराबर क्या होगा, I बट्टा थीटा। तो 1/K जो है ये किसके बराबर, थीटा बट्टा I, मतलब एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप है ना। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या, करंट डेंसिटी। इसी को क्या कहते हैं, CS, करंट डेंसिटी, करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। 1/K जो है यही क्या कहलाता है, करंट सेंसिटिविटी। तो करंट सेंसिटिविटी होगा क्या, एकांक धारा के लिए उत्पन्न जो विक्षेप होगा उसी को क्या कहेंगे, धारा सुग्राहिता कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बाबू लोग, धारा सुग्राहिता कहेंगे। तो वही लिखा है, एकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप को धारा सुग्राहिता कहते हैं। द डिफ्लेक्शन produced for a unit current is called current sensitivity। और अपने पास जो गैल्वेनोमीटर है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, है ना, ऐसे दिखाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल G, और कैपिटल G क्या है, तो कैपिटल G जो है अपने पास, है ना, ये धारामापी का प्रतिरोध होता है, धारामापी। ठीक है, धारामापी का प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो इन्हें की प्रतिरोध को खाली RA से दिखाएंगे। ठीक है, धारामापी के प्रतिरोध को किससे दिखाएंगे, तो यहाँ से G से दिखाएंगे। ठीक है, अब है पूर्ण विक्षेप धारा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। देखो ध्यान से, ये गैल्वेनोमीटर है, करंट सप्लाई किया तो कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन होगा, और करंट सप्लाई किया कुछ ना कुछ और डिफ्लेक्शन होगा, और करंट सप्लाई किया कुछ ना कुछ और डिफ्लेक्शन होगा, और करंट सप्लाई किया कुछ ना कुछ और डिफ्लेक्शन होगा। एक ऐसा करंट का वैल्यू तो जरूर होगा जो सप्लाई करने के बाद डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाए, जिसके बाद डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा मिल जाए। ठीक है, या पूरा मिल जाए। तो करंट का वो वैल्यू जिस पर थीटा फुल डिफ्लेक्ट हो, है ना, पूर्ण रूप से विक्षेपित हो, उसी को कहते हैं, है ना, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। और इसको दिखाते हैं किससे, IG से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं, IG से, AG नहीं, IG। पूर्ण विक्षेप धारा, धारामापी में पूर्ण विक्षेप के लिए आवश्यक विद्युत धारा को पूर्ण विक्षेप धारा कहते हैं। द करंट रिक्वायर्ड
for a complete deflection in a galvanometer is called a full है ना, is called full deflection current, is called full deflection current। ठीक है, अगर मान लो कि ये गैल्वेनोमीटर है, ये क्या है, गैल्वेनोमीटर है ना, इससे मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, तो इसको आईजी बोलते हैं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। एक ऐसा करंट का वैल्यू जिसके कारण डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, पूरा हो जाए, मतलब कांटा जो है लास्ट वाला है ना, पूरा डिजिट को टच कर दे, उसको क्या बोलेंगे, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और उसको आईजी से दिखाते हैं। अब संट, अब संट क्या है समझना बेहद जरूरी है, इंपॉर्टेंट। देखिए अब आ रहा है इंपॉर्टेंट मसाला। ठीक है, संट क्या है, धारा मापी जो होता है ना, ये बहुत कम मान के धारा को मापता है, बहुत कम मान के। ठीक है, बहुत कम मान के धारा को मापता है। मान लीजिए कि इससे करंट फ्लो हुआ आई, अब बहुत ज्यादा मात्रा का है, तो ये तो धारा मापी खराब हो जाएगा। इसको बचाने के लिए क्या करते हैं, इसके समांतर क्रम में तन्नी गो है ना, छोटा सा एकदम तन्नी गो, तुम्हारे मास्टर के जैसा, विराज मास्टर के जैसा एक प्रतिरोध लगाते हैं, जिसको एस से दिखाते हैं, और यही क्या है, यही है संट। ठीक है, अब होगा क्या, करंट आया, इससे जाएगा आईजी है ना, और इससे जाएगा कितना बचा हुआ, आई माइनस आईजी। अब देखो तो हुआ क्या, इसका वैल्यू बहुत कम होता है, इसका वैल्यू क्या होता है, एस का वैल्यू जो है बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, तो मैक्सिमम करंट इससे पास कर जाएगा, तो धारामापी जलने से बच जाएगा। तो धारामापी को सुरक्षित रखने के लिए है ना, या नियंत्रित करने के लिए इसके समांतर क्रम में जो छोटे मान का प्रतिरोध लगाते हैं वो क्या है, संट है। तो वही लिखा है, धारामापी से विद्युत धारा के नियंत्रण के लिए उसके समांतर क्रम में छोटा मान का प्रतिरोध लगाया जाता है, उसे संट कहते हैं। संट इज नथिंग बट a small value of resistance for the control of electric current from the galvanometer. A small value of resistance is applied in parallel to it. It is called shunt। ठीक है, तो shunt भी आप लोगों को क्लियर हो गया है ना। shunt, अब shunt का वैल्यू कितना होगा, तो देखो यहाँ पर अगर 2 पॉइंट्स मान ले, यहाँ पर क्या मान ले, 2 पॉइंट्स मान ले, एक पॉइंट मान ले ए, और यहाँ पर मान ले क्या, एक पॉइंट बी। इन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा है ना। जो गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल होगा वही संट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो गैल्वेनोमीटर का क्या लिखेंगे, V बराबर क्या होता है, आई आर, तो आई जी इंटू कैपिटल जी। भाई मेरे करंट इससे आई जी पास हो रहा है, इसका प्रतिरोध कितना है आर, और इसका कितना होगा, तो आई कितना, तो आई के जगह पर आई माइनस आई जी, इसका प्रतिरोध कितना, तो एस, तो एस बराबर कौन सी, तो एस बराबर लिखेंगे आई जी है ना, इंटू कैपिटल जी बट्टा आई माइनस आई जी। ठीक है, और इसको सजा के कैसे लिखते हैं पता है, तो संट को लिखते हैं आई जी बट्टा आई माइनस है ना, आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संट का वैल्यू है। पीडीएफ नोट्स टेलीग्राम पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम मिलेगा। एक पीडीएफ अपलोड अभी तक मैंने नहीं किया है, चैप्टर 3 कंप्लीट सब्जेक्टिव का, तो वो अभी हम इस वीडियो को शूट करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, चलिए जी, अब संट के लाभ क्या हैं, आइए एक बार धराधर देख लेते हैं। बोल रहा है इसे लगाने से धारामापी से कम धारा प्रवाहित होता है, अप्लाइंग इट लेस करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसे लगाने से धारामापी का प्रतिरोध कम हो जाता है, अप्लाइंग इट रिड्यूस द रेसिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। पैरेलल में जोड़े हैं तो कमेगा है ना, नेट रेसिस्टेंस, यह धारामापी को जलने से बचाता है। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम बर्निंग। ठीक है, संट से हानि भी होता है, कुछ लाभ है तो हानि भी होगा। ठीक है, इसे लगाने से धारामापी का सुग्राहिता कम हो जाता है, अप्लाइंग इट रिड्यूस द सेंसिटिविटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सुग्राहिता क्या होगा, घटा देगा। अब है एमीटर। एमीटर क्या होता है बाबू, लोग समझते हैं, एमीटर को ऐसे दिखाते हैं, ऐसे अपने पास क्या है, ये एमीटर है ना। एमीटर क्या है, तो देखो गैल्वेनोमीटर कम मान के धारा को, ठीक है, और कम मान के विभवांतर को मापता है। लेकिन अगर ज्यादा मान के धारा को मापना हुआ तब क्या करेंगे, तब क्या करना होगा, और ज्यादा मान के विभवांतर को अगर मान लो कि मापना हुआ तब हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तब जो है सो हम लोग क्या करेंगे, ये भी समझना जरूरी है। तो बोल रहा है क्या, वह विद्युतीय यंत्र जिसकी सहायता से उच्च कोटि है ना, मतलब क्या हाई क्वालिटी, उच्च कोटि का धारा मापा जाता है, एमीटर कहलाता है। द इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट विथ द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच हाई करंट इज मेजर्ड इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर को परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव पूछता है तो याद रखिएगा। द एमीटर इज ऑलवेज एडेड इन सीरीज टू द सर्किट। अगर कोई भी सर्किट है, जैसे मान लीजिए कि ये सर्किट है, एमीटर इसमें फिट करना है। ठीक है, एमीटर को क्या करना है, इसमें फिट करना है। ठीक है, एमीटर को क्या करना है बाबू, एमीटर को फिट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पता है, इसके श्रेणी में ही लगाएंगे, इसके श्रेणी में ही इसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। क्यों, करंट मापना है, और सीरीज में करंट सेम रहता है, तो सीरीज में लगाएंगे तभी तो सेम है ना, करंट हम लोग मेजर कर पाएंगे। ठीक है, अब कुछ नोट पॉइंट है जिनको समझना काफी जरूरत है। बोला इसका पाठ्यांक रीडिंग हमेशा वास्तविक धारा से कम होता है,
इट्स रीडिंग इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल करंट। अब एक्चुअली कितना करंट फ्लो हो रहा है वो थोड़ी माप देगा एमीटर, थोड़ा मोरा एरर तो होगा ही ना, है ना, एरर पड़े है ना, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर, ठीक है, ह्यूमन एरर, बहुत सारे तरीके के एरर्स होते हैं, है ना। अब देखिए जो एमीटर है उसका भी तो कुछ रेसिस्टेंस होगा, वो भी तो खा जाएगा कुछ धारा को, तो ओरिजिनल थोड़ी मापेगा, ओरिजिनल से थोड़ा सा कम ही माप करके देगा। एमीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा इसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। प्रतिरोध ज्यादा धारा है ना, ज्यादा धारा को रोकेगा, पोटेंशियल डिफरेंस उसका भी बनने लगेगा। तो जितना कम रखेंगे रेसिस्टेंस, है ना, रीडिंग जो है, ठीक है, रीडिंग जो है उतना ही एक्यूरेट मिलेगा। द लोअर द रेसिस्टेंस ऑफ द एमीटर द मोर एक्यूरेट इट्स रीडिंग, ठीक है। और आइडियल कब बन जाएगा, जब रेसिस्टेंस को क्या कर देंगे, रेसिस्टेंस को कर देंगे 0, है ना, तब एमीटर क्या बन जाएगा, आइडियल एमीटर, ठीक है, आइडियल एमीटर ये बन जाएगा। तो आइडियल एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होगा, 0। लेकिन अगर पूछे दो तरीके से यहां से क्वेश्चन पूछेगा, एमीटर का प्रतिरोध होता है 0, अनंत, बहुत कम, बहुत अधिक, क्या टिक कीजिएगा, 0, गलत हो जाएगा। एमीटर सिर्फ बोले तो बहुत कम, बहुत कम, लेकिन बोले आदर्श एमीटर का प्रतिरोध होता है तब शून्य टिक करना है, ठीक है। आदर्श मतलब पूरा कम कर दो, ठीक है। अब धारामापी का एमीटर में रूपांतरण, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू एमीटर। धारामापी को एमीटर में बदलने के लिए जो है हम लोग कुछ नहीं करते, है ना। देखो गैल्वेनोमीटर को जब एमीटर में बदलना हो तो इसके पैरेलली, है ना, इसके पैरेलल में हम एक शंट लगा देते हैं। अब यही व्यवस्था क्या कहलाएगा, अब यही जो व्यवस्था है, ठीक है, यही पूरी पूरी, है ना, व्यवस्थाएं जो हैं, यही पूरी पूरी, ये क्या कहलाएगा, यही कहलाएगा एमीटर, ठीक है, यही क्या कहलाएगा, एमीटर कहलाएगा। अब कुछ कुछ बातें हैं, ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ बातें हैं, क्या, जैसे आई करंट आया, इससे कितना आ जाएगा, आई जी, यहाँ से कितना आ जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है। अब यहाँ से दो चीज निकालना है, नेट रेसिस्टेंस कितना, अगर हम इक्विवेलेंट, अगर हम एमीटर के रेसिस्टेंस का बात करें तो एमीटर का रेसिस्टेंस कितना होगा, तो एमीटर का रेसिस्टेंस जो है ना, एमीटर का रेसिस्टेंस जो है, एमीटर का रेसिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा अपने पास, तो कुल कुल अपने पास जो होगा प्रतिरोध उसी के बराबर, तो इसको आर ए से दिखा दो। तो पैरेलल में दो गो है तो जी एस बट्टा जी प्लस एस, है ना, और संट का वैल्यू कितना आएगा, तो संट का वैल्यू अभी जस्ट निकाला, आई जी बट्टा आई माइनस आई जी, आई इंटू में क्या, कैपिटल जी। कैसे, दोनों का वोल्टेज सेम कर दीजिएगा, यहाँ का वी एस बराबर वी जी लगाइएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उतना न बना करके, है ना, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से दिखा देते हैं, कहते हैं बुआ क्या, एमीटर, यही क्या है, एमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट वोल्ट मीटर, है ना। अब देखिए उच्च कोटि का वोल्टेज मापने के लिए वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं, और वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर में जोड़ा जाता है ना। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है आर रेसिस्टेंस का, ठीक है, कोई रेसिस्टर, ये प्लस, ये अपने पास माइनस, ये कुंजी है कोई, है ना, के, जो कि अभी क्या किया हुआ है, ऑन किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज मापना है, सीरीज में लगा दोगे, सीरीज में तो भैया, है ना, वोल्टेज अलग अलग होता है, पैरेलल में लगाओगे वोल्ट मीटर को तब जाकर के ओरिजिनल वोल्टेज माप करके दे देगा। तो इसको हमेशा किस में लगाते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब नोट पॉइंट इसमें भी है, इसको भी समझना क्या है, काफी जरूरी है, ठीक है। नोट पॉइंट क्या है, बोल रहा है इसका पाठ्यांक रीडिंग हमेशा वास्तविक वोल्टता से कम होता है। इट्स रीडिंग इज ऑलवेज लेस देन एक्चुअल वोल्टेज, एक्चुअली ये भी नहीं मापता है, ठीक है, एक्चुअल से थोड़ा सा कम मापेगा। वोल्टमीटर का प्रतिरोध जितना अधिक होगा इसका पाठ्यांक उतना ही शुद्ध होगा। द हायर द रेसिस्टेंस ऑफ द वोल्टमीटर द मोर एक्यूरेट इट्स रीडिंग। आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। द रेसिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट, है ना, इज इनफाइनाइट, ठीक है। अब यहां भी दो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देखिए आर इंफिनिटी अगर हो गया तो क्या बन जाएगा, आइडियल वोल्टमीटर, क्या बन जाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर ये बन जाएगा, ठीक है। दो क्वेश्चन यहां से बनता है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है 0, अनंत, बहुत ज्यादा या बहुत अधिक, है ना, और बहुत कम, क्या टिक कीजिएगा, बहुत ज्यादा। आदर्श वोल्टमीटर बोले तब इनफाइनाइट, मतलब जितना बढ़ा सकते हो उतना बढ़ा दो, ठीक है। अब धारामापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण, कुछ नहीं करना है, धारामापी के श्रेणी क्रम में, ठीक है, धारामापी के श्रेणी क्रम में एक बहुत ज्यादा मान का प्रतिरोध जोड़ देना है, जिसको लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, लोड रेसिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू लोग, लोड रेसिस्टेंस, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये पूरा मसाला क्या बन जाएगा, ये पूरा मसाला जो है यही बनेगा क्या, वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर। इस ऑब्जेक्टिव में पूछता है कैसे कैसे बदला जाता है, ठीक है। धारामापी को वोल्ट मीटर में बदलने के लिए एक उच्च मान का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर अ हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज अप्लाइड इन
सीरीज, ठीक है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज, अब क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज है, एकदम अंत पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे जो है एकदम आराम से रिलैक्स मोड में रहिएगा। लगभग कितना देर का हो गया मैं चेक कर लेता हूं। तो लगभग लगभग जो है सो 1.5 घंटे है ना होने वाले होंगे, कम ही होंगे, 1 घंटे 25-20 मिनट हो रहा होगा अभी। और पूरा देखिए कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को है ना 1 घंटे 40 मिनट में हम खत्म कर देंगे, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 1 घंटे 40 मिनट जाएगा। व्हीट स्टोन से तो आप जानते हैं कि एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दे, एक प्रतिरोध यहाँ पर लगा दे, एक प्रतिरोध को क्या कर दे, यहाँ पर लगा दे, एक प्रतिरोध को यहाँ पर लगा दे। ये R1 है, ये R2 है, ये अपने पास R3 है, और ये क्या है, R4 है। इधर से करंट आया अपने पास I, इधर से आया अपने पास क्या करंट, है ना, इधर से पास किया कितना I। अगर R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R4 है, ठीक है ना, अगर ऐसा है तब हम बोल सकते हैं कि बीच में जो अपने पास लगा है R5 रेसिस्टेंस, इससे करंट कितना पास करेगा, 0 पास करेगा। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, और इसका ये हम लोग जो है सो बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज का इक्वेशन है। 3 को दे देगा, एगो गायब कर देगा, तो एगो निकाल लेंगे। अब है मीटर सेतु। मीटर सेतु के बारे में जानते हैं कि 1 मीटर लंबा तार लेते हैं, रेसिस्टेंस बॉक्स है, ये भी एकदम व्हीट स्टोन ब्रिज के जैसा ही होता है। अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला 100 - L बट्टा L इंटू R होता है, ठीक है। चलिए जी, अब जो है मेन टॉपिक वो है विद्युत ऊर्जा। अब क्या है हम लोग को पढ़ना, अब हम लोग को पढ़ना है विद्युत ऊर्जा, और इन चीजों को हम लोग क्या करेंगे, काफी अच्छे तरीके से समझना स्टार्ट करेंगे। 5 मिनट और दीजिएगा, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगा। आपकी क्वालिटी की पूरी गारंटी मेरी है। आप बस 15 चैप्टर का 1 शॉट जो है अच्छे तरीके से देख जाइए। नए स्टूडेंट है, चैप्टर 1 2 का आ चुका है, जाइए वीडियो वाले सेक्शन में मिलेगा, और सफलता सीरीज का प्लेलिस्ट हम आज बना देते हैं। विद्युत ऊर्जा क्या होता है, किसी निश्चित समय में किसी विद्युत सेल द्वारा, है ना, विद्युत परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किया गया कुल कार्य विद्युत ऊर्जा कहलाता है, ठीक है। द टोटल वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिकल सेल टू फ्लो द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। अगर मान लीजिए कि R प्रतिरोध से I धारा T समय तक प्रवाहित होता है, ठीक है, तब जो है सो चालक पर आवेश कैसे निकालेंगे, तो I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी। अब वर्क बराबर क्या होता है, तो जानते हैं कि विभव बराबर क्या, कार्य बट्टा आवेश, है ना। विभव बराबर कार्य बट्टा आवेश, तो आवेश बराबर अपने पास कार्य बराबर क्या, तो अब अपने पास कार्य बराबर हो जाएगा आवेश गुना विभवांतर, ठीक है। अब आवेश कितना है, आई टी, तो आई टी इंटू में भी ओम के नियम से भी बराबर क्या होता है, आई आर। तो आई की जगह हमने यहाँ पर जो है भी की जगह पर क्या रखेंगे, आई आर, ठीक है। तो वर्क कितना आ जाएगा, आई टी, और भी की जगह पर आई आर, तो अपने पास जो है डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, ठीक है, आई स्क्वायर आर टी आ जाएगा, है ना। या फिर एनर्जी भी यही होगा, आई स्क्वायर आर टी। जूल का नियम कहता है कि जो कार्य ऊर्जा है वही हीट में बदलेगा, ठीक है। तो हीट का भी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, हीट का आ जाएगा अपने पास आई स्क्वायर आर टी, जो कि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो वर्क क्या निकला, वर्क निकला हम लोगों के पास, वर्क जो है हम लोग के पास क्या निकला, तो एच वर्क बोल लो, हीट बोल लो, एनर्जी बोल लो, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। या फिर जो है आई टी वी, है ना, आई टी वी, ठीक है, या फिर वी स्क्वायर, है ना, वी स्क्वायर बाय आर टी हम लोग बोल सकते हैं। अब वी स्क्वायर बाय आर टी कैसे आ गया, वी स्क्वायर बाय आर टी कैसे आ गया, तो आप जो है बच्चे देख सकते हैं यहाँ पर ध्यान से, है ना। वी स्क्वायर बाय आर टी का अगर आप बात करें तो आप यहाँ पर जो है अपने पास, है ना, आई स्क्वायर आर टी है, क्या है, तो जो अपने पास वर्क है वो आई स्क्वायर आर टी के बराबर, ठीक है। अब आई की जगह पर क्या रखेंगे, तो वी स्क्वायर बाय, है ना, आर स्क्वायर, आई बराबर वी बाई आर इंटू टी, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ऐसा ही मात्रक जूल होगा, ठीक है ना, या फिर वाट इंटू सेकेंड होगा, और बीमा जो है यहाँ लिखा है एम एल पावर टू टी पावर -2। अब है विद्युत शक्ति। अब विद्युत शक्ति क्या होता है, तो बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ में एकांक समय में किए गया कार्य विद्युत शक्ति कहलाता है, इसे P से सूचित किया जाता है। द वर्क डन पर यूनिट टाइम इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। टी टाइम में अगर W कार्य किया गया तो एकांक में कितना, W बाय टी, है ना, यही कहलाएगा पावर। तो पावर बराबर कार्य बट्टा समय हो जाएगा, और कार्य आई स्क्वायर आर टी के बराबर होता है, तो यहाँ से टी कटेगा तो पावर आई स्क्वायर आर के बराबर भी हो जाएगा। और देखिए, है ना, और देखिए ध्यान से, P बराबर, है ना, ध्यान से आप सभी बच्चे समझिएगा, आई के जगह पर क्या रख सकते हैं, V बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, है ना, वी स्क्वायर बाय आर, या फिर ऐसे छोड़ो डायरेक्ट पावर बराबर वर्क बट्टा टाइम। तो वर्क अपने पास वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी भी तो है ना, बट्टा में टी, तभी तो अपने पास पावर निकलेगा। तो पावर वी स्क्वायर बाय आर, और ये ऑब्जेक्टिव पूछता है, ये पूछता है क्या ऑब्जेक्टिव, और P बराबर देखिए कार्य आई टी वी के भी बराबर है, आई टी वी के भी बराबर है,
यहाँ से आई टी वी टी से टी कट गया तो पी बराबर क्या आएगा वी आई, है ना, क्या आ जाएगा वी आई। ये भी फॉर्मूला क्या है इंपॉर्टेंट है। तो पावर किसके किसके बराबर, तो पावर जो है आई स्क्वायर आर के बराबर या वी स्क्वायर बाय आर, जो कि ऑब्जेक्टिव को पूछता है, या फिर वी आई के बराबर होता है। मात्रक इसका क्या होगा, वाट होगा या जूल जूल पर सेकंड होगा, और एक वाट में 1 जूल पर सेकंड होता है, और बीमा यहाँ लिखा है ना। अब इसका मात्रक कुछ और भी होता है, एचपी हॉर्स पावर। एक हॉर्स पावर में एक हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, और किलोवाट आवर, है ना, किलोवाट आवर जो है, हालांकि ये ऊर्जा का मात्रक है क्योंकि भैया है ना यहाँ पर चेंजिंग जो है वो आया है, ऐसा नहीं समझिएगा, यहाँ पर हम लिख दिए हैं ऊर्जा, ठीक है, कि ये पावर का मात्रक है। और 1 किलोवाट को एक यूनिट भी कहते हैं, जिसमें 3.6, है ना, 1 किलो वाट आवर में 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है, जूल, है ना, मतलब ये ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। चलिए अब एक कार्बन प्रतिरोध का वर्ण संकेतन, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। सुनिए, ये जो वन शॉट है ये पूरा क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है, और आप सभी का कमेंट चाहिए चैप्टर 4 के लिए, तभी आएगा चैप्टर 4, नहीं तो बीच में लटक जाएगा तो दिक्कत नहीं हो, दिक्कत नहीं मानिएगा, ठीक है। आप सब जो है दूसरे वन शॉट पर बहुत प्यार दिखाए हैं, इसीलिए है ना ये आ रहा है। वीडियो को खत्म होते ही वीडियो के नीचे कमेंट आना चाहिए, वी वांट चैप्टर 4 वन शॉट, है ना। तो कब मिल जाएगा आपको, आज 16 है ना, 19 को वो मिल जाएगा। कलर कोड में जानते हैं किस तरीके का वलयाकार 4 पट्टी रहता है, पहला और दूसरा जो है ना, पहला दूसरा जो है अपने पास प्रतिरोध का प्रथम 2 सार्थक अंक बताता है जो कि ओम में होता है, तीसरा दशमलव बताता है ना, और डी जो है त्रुटि बताता है। इंग्लिश मीडियम वाले ए और बी शुरू का दो जो अक्षर है वो बताता है सिग्निफिकेंट फिगर, सी जो है डेसिमल मल्टीप्लायर को बताता है, और डी जो है एरर को बताता है, और आर को लिखते क्या है, तो ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी, है ना। अब देखो कलर कोड यहाँ पर है, कलर कोड मेन जो है वो यहाँ पर है कलर कोड। अब इसको याद रखने का एक ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ। एक बीबी रॉय हैं जो ग्रेट ब्रिटेन में रहते हैं, उनके पास बहुत सुंदर वाइफ है, बहुत सुंदर पत्नी है, बहुत सुंदर कन्या है ना, कन्या, है ना, सर 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 सर, है ना, गांव में तो ऐसे ही बोला जाता है ना, वाइफ थोड़ी बोलते हैं, कन्या बोलते हैं, है ना, कन्या ना। वाह क्या बात करते हो सर, कोई बात है ना। देखो यहाँ कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड, अपने पास है गोल्डन, है ना, गोल्डर लिखा हुआ है, गोल्डन, सिल्वर, नो कलर। देखिएगा ध्यान से, बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ में जो कलर कोड है ना, जो कलर कोड है अपने पास, इस कलर कोड में एक चीज आपको ध्यान रखना है, और वो अपने आपको क्या ध्यान रखना है, तो कैपिटल जितने भी लेटर्स हैं ये कलर को बताते हैं, ठीक है। अब इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे किसमें, है ना, तो 3 को बी है, ब्लैक, है ना, ऐसे याद रखिए, ब्लैक, चेहरा ब्राउन, और मान लीजिए शर्ट ब्लू पहने हुए हम, ठीक है, तो ऐसा ब्लैक ब्राउन ब्लू, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है आप सभी को, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछेगा कि ब्लैक का कितना कलर कोड होगा, तो 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, 1 0, है ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक जाना है ना, वाइफ तक जाना है तो 9 तक जाना है, ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा। ब्लैक का कितना 0, ब्राउन का कितना 1, रेड का कितना 2, ऑरेंज का कितना 3, येलो का कितना 4, ग्रीन का कितना 5, ब्लू का कितना, तो अपने पास जो है 6, है ना, वायलेट का कितना 7, ग्रे का कितना तो 8, है ना, व्हाइट का कितना तो अपने पास 9। यही कलर कोड है जो पूछा जाता है कि पीला का कितना होगा, पीला येलो 4, नीला का कितना होगा 6, है ना, आपसे पूछेगा कि बैगनी का कितना होगा 7 होगा, ठीक है, इस तरीके से तो आप बना लीजिएगा। मल्टीप्लायर कुछ नहीं करना, 10 के पावर सिग्निफिकेंट फिगर को क्या करना, चढ़ाना है, और इरर टॉलरेंस, इरर और टॉलरेंस बराबर होता है, गोल्डन का 5%, सिल्वर का 10%, और नो कलर का 20%, और रेसिस्टेंस निकालने आ जाएगा तो आपको कैसे बनाना है, तो देखिए आर बराबर क्या सीखा है, ए बी इंटू सी प्लस माइनस डी प्रतिशत। अब देखो यहाँ पर रेड है तो रेड का कलर कोड कितना होता है, रेड का है अपने पास 2, तो यहाँ से क्या लिखेंगे 2। उसके बाद है ग्रीन, ग्रीन का कितना है, तो ग्रीन का अपने पास ग्रीन का कितना है 5, यहाँ से क्या लिखेंगे 5, ठीक है, इंटू सी, सी में ऑरेंज है, ऑरेंज का देखिए तो मल्टीप्लायर कितना है, तो ऑरेंज का 10 के पावर 3 है, यहाँ से क्या लिखेंगे 10 के पावर 3, है ना, 10 के पावर क्या लिख देंगे 3, और यहाँ पर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5% कर देंगे, ठीक है, आ गया ये ओम, इतना ओम अपने पास। अब ये क्या बताता है, प्लस 5%, मतलब 5% ज्यादा भी हो सकता है और 5% कम भी हो सकता है, ठीक है। चलिए तो बस है ना इतना ही अपने पास। अगर कोई डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप जो है सो मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, लिखिएगा क्लास 12 फिजिक्स हिंदी मीडियम बाय विराज सर, पूरा प्लेलिस्ट आ जाएगा, 160-65 वीडियो होगा, उसमें पूरा मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रखा है डिटेल में, जो अभी 1.5 घंटा में पढ़ा है वहाँ 10 घंटा में भी पढ़ा रखे हैं हम, ठीक है, तो आप वहां से देख सकते हैं। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।
वन शॉट कैसा लग रहा है आप सभी को एक बार कमेंट करके बताइएगा। और आप सभी बच्चे जो है शाम 6 बजे डेली लाइव रहिए मेरे चैनल पे, ठीक है? क्योंकि ये चैनल जो है सिर्फ मेरा नहीं है, आपका है। और आप सभी के प्यार से चल रहा है, पैसा आप लोगों से बिल्कुल भी नहीं लिया गया है, ठीक है? तो आप लोग का प्यार जो है भर भर के चाहिए। वीडियो के नीचे कमेंट रहना चाहिए, वी वांट चैप्टर 4 वन शॉट वेरी सून, ठीक है? तब जा करके जो है 19 को अपलोड हो जाएगा आपका चैप्टर 4 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो वन शॉट है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है? बाकी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, है ना? स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।